What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 30 मार्च। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस यानी कि INA, जिसको प्यार से आप लोग बैलेंस डाइट बोलते हो, बहुत शानदार रहने वाला है। कुछ आर्टिकल ऐसे होंगे आप लोग के चक्षु खोलने वाले हैं। रियलिटी में बोल रहा हूँ। यहाँ पर एनिमल्स के बारे में एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और अगर गांव से आप लोग बिलोंग करते हो तो आप लोग और भी उसको एंजॉय करोगे, क्योंकि आप लोगों के आसपास की बातें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में और भी आर्टिकल हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट, और वीडियो में एक पूरी टेस्ट सीरीज आप लोगों की कवर हो जाएगी। अगर आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। पर बताना जरूर कि कितने आप लोगों ने अच्छे से आंसर दिए, ताकि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। हर एक टॉपिक की खासियत क्या होती है, जैसे टॉपिक कवर करेंगे उसके बाद में फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे एक एक कर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल कोटेशन, एक सिचुएशनल कोटेशन आप लोग बोल सकते हो। स्टार्टिंग में आप लोगों ने वीडियो देखी, उसमें प्रॉब्लम को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है एक पर्टिकुलर पक्षी के द्वारा। उसमें क्या है, हर एक इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है यार, पर हम उस प्रॉब्लम के नीचे दब जाते हैं। आप लोगों को उस प्रॉब्लम के अपना अंगूठे के नीचे रखना है अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं चीज़ों का सोल्यूशन निकालना, वरना प्रॉब्लम आप लोग की हमेशा ऊपर चढ़कर बोलती रहेगी। तो ये चीज़ें सीखनी पड़ती है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें, जीवन में कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अपने ना जिंदगी में अच्छे भी लोग आते हैं, बुरे भी लोग आते हैं। तो अच्छे लोगों को तो इतना ध्यान नहीं रखते, बुरे लोगों को बड़ा ध्यान रखते हैं, यार उसने मेरे साथ में गलत कर दिया। याद रखिएगा दोस्त, यार जिंदगी में कभी भी किसी को दोष मत दीजिए, क्योंकि अच्छे लोग खुशियां लेकर आते हैं और बुरे लोग तजुर्बा देकर जाते हैं। अगर जिंदगी में कोई बुरा इंसान आए ना, वो आप लोगों को सतर्क कर रहा है कि मेरे जैसे भी घटिया इंसान इस दुनिया में है, तो मुझसे डिस्टेंस बना के रखना। कभी भी किसी ऐसे इंसान के हाथ में अपना कंट्रोल मत दे देना, ताकि वो आप लोगों को बर्बाद कर सके। वो ये सिखाकर आप लोगों को जाता है। तो लर्निंग है यार लाइफ का प्रोसीजर, उससे सीखते हुए आगे बढ़ो और फिर देखो कितना मजा आता है जिंदगी जीने में। कभी भी ऐसे इंसान को लेकर जिंदगी में बैठना नहीं है कि यार ये क्या करके चला गया मेरे साथ में, ऐसा कैसे हो गया। उस इंसान से डिस्टेंस बनाकर रखो अपनी जिंदगी में, और हमेशा अपने काम पर फोकस करोगे ना, तो ऐसे इंसान को आप लोगों को आसपास में रहने का आभास भी नहीं होगा। आप लोगों को लगेगा यार सारी चीजें अच्छी तो है। तो ये चीज़ें हमेशा आप लोग जिंदगी में देखो, अपने काम पर फोकस करो, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, अपना काम करो, और फिर रिजल्ट आप लोग देखना। ये रियलिटी है, नहीं यकीन आ रहा करके देखो। किसने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है, आज की क्या क्या लिस्ट है आप लोग की, ये बताना जरूर। कल आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें बेसिकली की है, कितने घंटे पढ़ाई की है, ये आप लोगों को बताना है। और आज का टारगेट क्या है, ये आप लोगों को बताना है। पढ़ाई से किसी की जान नहीं जाती है, अगर चीज़ों को ढंग से लेकर चलोगे तो ज़िंदगी में हमेशा सुनहरा अवसर आप लोगों के सामने रहेगा। पर लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं बस हाँ ज़िंदगी चल रही है जैसी चल रही है, उसको उसी तरीके से छोड़ दो और जो चल रहा है चलने दो, तो फिर कुछ मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चीज़ों को अच्छे से लेकर चलना है ज़िंदगी में। ठीक है, बाकी आंसर इतने सारे बच्चे देते हैं, मजा आता है यार। आप लोग पार्टिसिपेट किया करो और फिर देखा करो कितने अच्छे से चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर देते हो तो मुझे भी याद रहता है कि ये इंसान जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप लोग आंसर जरूर दिया करो। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है भाई साहब, इंसान है ना एक तरीके से छक्के छुड़ा रखे हैं। इनका नाम आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन कौन इनका नाम बताता है। जो गेम वाली न्यूज़ होगी उसमें कवर करूंगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर गेम वाली न्यूज़ जो है उसको मज़ा आ रहा है कवर करने में, मोटिवेशन भी मिलता है जब कोई हमारा देश का इंसान ना कोई जीत कर आता है। तो देखो गेम ना एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, प्लेयर आप लोगों को इंस्पिरेशन भी देते हैं जो प्लेयर अपना काम करते हैं, तो वो याद रखिएगा। इसी के साथ में जो राजस्थान वासी हैं सबको बधाइयाँ, आज राजस्थान दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को इवनिंग में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये राजस्थान के बारे में नहीं होगी, ठीक है कभी बोलो कि राजस्थान के बारे में है, स्पेशल वीडियो होगी, एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचाएगी। तो उसके लिए तैयार रहना शाम को आज। ठीक है, बाकी लेक्चर की PDF जो है वो आप लोगों को कहाँ पर मिल जाएगी, वो आप लोगों को दोनों जगह मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सारी PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। देखना पुरानी PDF अगर चाहिए रिवीजन करने के लिए तो सारी यहाँ पर है, जैसे कंप्लीट जनवरी, कंप्लीट ये फरवरी, इनको जाकर आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। इस लेक्चर की PDF भी मिल जाएगी। और अगर टेलीग्राम पर आप लोग नहीं है तो आप लोग ये सेम PDF जो है वो आप लोग एप्लीकेशन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स एंड PYQs वाला सेक्शन होगा यहाँ पर, इसमें जाकर बैलेंस डाइट जो आप लोगों को INA यहाँ पर है, यहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और मंथली वीडियो की PDF भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। जो एप्लीकेशन यूज नहीं करता है, StudyLoverVeer.in के नाम से वेबसाइट है, वो यहाँ पर इसको लैपटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लैपटॉप पर नहीं खुलेगा, वो वेबसाइट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अच्छे से एंजॉय करते रहिए। और 2 दिन बचे हुए, अगर आप लोग APFC की सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो उसका बेसिकली नहीं एक तरीके से बंद होने जा रहा है डब्बा,
तो आप लोग अगर ज्वाइन कर लिया अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाद में मत बोलना कि सर बताया नहीं था, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आइए अब एक एक चीज़ें देखते हैं ढंग से तसल्ली में। फीडबैक जरूर देना जैसा भी लेक्चर लगता है, अच्छा या बुरा, ओके। दोस्तों ये जो आर्टिकल है अपने आप में बड़ा ही प्यारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसके एंड में जो एक क्वेश्चन है वो इस आर्टिकल में 4 चांद लगाएगा। मतलब इस आर्टिकल को और इंटरेस्टिंग बनाएगा आप लोगों के लिए। वो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, उसमें कई सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप लोगों को और ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराएंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, कि हाँ ऐसी भी चीज़ें धरती के ऊपर हैं। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम लोग नेचर की बनाई हुई जिस तरह की प्रकृति है, जिस तरह का स्ट्रक्चर है, उसमें कोई छेड़खानी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग छेड़खानी करते हैं उसका खामियाजा भी हम लोग को भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि अभी बात की जा रही है चीता के बारे में। चीता को अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, आप लोगों ने देखा कुन्नू नेशनल पार्क के अंदर में। अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या हम लोग लोयन भी यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। चीता ऑलरेडी वहाँ पर है, लोयन वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको लेकर कई सारी बातें यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ पर हम लोग चीता शिफ्ट कर चुके हैं, पता चला चीता की और लोयन की कल को चलकर भिड़ंत होती फिर यहाँ पर, और भी कई सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्या दोनों के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में इतना खाने पीने का सामान है कि दोनों सर्वाइव कर जाएंगे? तो ये बात अभी सामने निकल कर आई। तो गवर्नमेंट के द्वारा जब डिसाइड किया गया कि यार हाँ ठीक है, हम लोग को वहाँ पर बेसिकली लोयन भी शिफ्ट करने हैं, तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन जो है वो कई तरीके से लोगों के द्वारा रेट किया गया। क्योंकि अगर बात करें एशियाटिक लोयन, ये गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर में पाए जाते हैं, और कुन्नू नेशनल पार्क आप लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि बात सीधी सीधी यहाँ पर ये चल रही है कि गुजरात से उठाकर जो भी यहाँ पर लोयन है उनको मध्य प्रदेश में हम लोग को शिफ्ट करना है। पर लेकिन ऑलरेडी मध्य प्रदेश में हम लोगों ने अफ्रीका के 2 देशों से, नाम बताइए चलिए। हालांकि आप लोगों को याद होगा, अभी रिसेंटली पढ़ाया था आप लोगों को। 2 देशों से हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर अपने देश के अंदर में अभी रिसेंटली चीता को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग लायन ले जाकर छोड़ते हैं तो क्या ये उस पर्टिकुलर माहौल के लिए सही रहेगा? तो इसको लेकर अभी कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो गई है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चीज़ें आ गई हैं, तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। क्यों, वो भी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। और इसी के साथ में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग जैसे मध्य प्रदेश से आते हैं, आप लोग गुजरात से आते हैं, तो आप लोगों के लिए तो और भी अच्छे से यहाँ पर इसके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ एक एक कर, जिससे कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होती जाएगी और टॉपिक भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहले तो अगर हम लोगों को किसी भी एनिमल को यहाँ पर ट्रांसलोकेट करना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर रहता है, और कई बार इस प्रोसीजर पे सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लगी होती है, या फिर उसके अंदर डिबेट और डिस्कशन हुआ होता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, स्थानांतरण करना। हिंदी में शब्द कई बार आप लोगों ने सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट के अगर बात करें एक जजमेंट के हिसाब से जो कि 2013 में आया, उस टाइम पर ट्रांसलोकेशन जो एशियाटिक लायन का है, यानी कि एक तरीके से ऑर्डर दिया गया था कि गवर्नमेंट को ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही थी। एशियाटिक लायन कहाँ से, ये गुजरात से, यहाँ पर कहाँ पर, कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से। यानी कि ये आज की बात नहीं है, ये कई दिनों मतलब कई सालों से यहाँ पर इसके ऊपर ऑलरेडी डिबेट और डिस्कशन चल रहा है 2013 से। और अभी आप लोग देखते हैं हम लोग किस पर्टिकुलर ईयर में बैठे हैं, तो एक लंबा सफर है यहाँ पर जिसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर सेंटर के द्वारा एक पर्टिकुलर 25 ईयर का रोड मैप बनाया गया था प्रोजेक्ट लोयन के लिए, और बोला गया था उसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है ट्रांसलोकेशन का, यानी कि ट्रांसलोकेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आउटसाइड द गुजरात, क्योंकि गुजरात के अंदर में जैसा माहौल चाहिए यहाँ पर बेसिकली लॉयन को वैसा माहौल मिला हुआ है, तो इसको ट्रांसलोकेशन करने की जरूरत नहीं है। और बोला गया कि फोकस यहाँ पर क्या करना है कि ऑलरेडी जिस तरीके का माहौल है, देखिए एक तो होता है कि आप लोग ट्रांसलोकेट क्यों करते हो, या तो वहाँ पर संख्या खत्म हो रही है, या फिर एक नेचुरल जो एक तरीके से ना जो कॉन्सेप्ट है कि हाँ जो एक प्रॉपर एक बैलेंस बना रहना चाहिए, क्योंकि जो जीव जंतु ये खाते हैं जैसे हिरण हो गया, फिर दूसरे जो जीव जंतु खाए जाते हैं इनके द्वारा, उनकी संख्या अगर ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर इनको कई बार क्या होता है उसमें एक सिस्टम में रखने के लिए, उनको कंट्रोल रखने के लिए, तो यहाँ पर इनको डाला जाता है। पर लेकिन ऑलरेडी अगर आप लोग बात करें, हिरन वगैरह भी हम लोग को एक तरीके से ना आज की डेट में जू में देखने को मिलते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा संख्या आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो हर एक चीज़ को देखकर ध्यान में रखकर काम करना होता है ऐसी जगह पर, ताकि चीज़ों को और बेटर तरीके से यहाँ पर लेकर चला जा सके। अभी अगर बात करें, यहाँ पर बोला गया कि इनको ट्रांसलोकेशन करने के बजाय जो फोकस होना चाहिए कि सौराष्ट्र वाले रीजन में 2047 तक इसी के ऊपर फोकस देना चाहिए कि कैसे यहीं पर इनको अच्छे से कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कराया जा सकता है।
और इसमें अगर बात करूं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, यानी कि NTCA की, उसने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एनालिसिस भी किया। और रिसेंटली अभी 5 साल में अगर आप लोग डेटा उठाकर देखोगे तो इनकी संख्या, लोयन की संख्या जो है वो 29% जो है वो इंक्रीज हुई है। यानी कि अगर आप लोग वहीं पर ही रखकर उसको उसी पर्टिकुलर एरिया में अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग मान लीजिए घर पे ही रहते हो तो आप लोग को अच्छा खाना मिलता है, मम्मी पूरी देख रेख करती है, भाई साहब कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, बेटा खा ले, 24 घंटे आप लोगों के सामने ना कि खाने की प्लेट रहती है, जब भी देखो मम्मी अरे खाना नहीं खाया, दुबला हो गया है, वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप लोग घर के कंफर्टेबल जोन में रहते हो, सारी चीज़ें अच्छे से मिलती है, जानते हो घर में कहाँ पर क्या क्या है, गाँव में अच्छे से लाइफ एंजॉय करते हो। पर लेकिन जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कोई इंसान अपना घर छोड़कर अगर बाहर जाता है, सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मतलब मैंने भी फील की थी, सबसे पहले इंसान का वेट घटना स्टार्ट होता है, क्योंकि प्रॉपर खाना नहीं खाता है, उल्टा सीधा खाना खाता है कई बार तो बाहर जाने के बाद में नींद भी नहीं आती है। तो ये क्या होता है, हेल्थ पर डायरेक्ट इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, होता है कि नहीं, आप लोग खुद बताइए। तो सेम पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि आप लोग जब उनको ट्रांसलोकेट कर रहे हो तो हो सकता है वहाँ पर उतना कंफर्टेबल जोन उनको वहाँ पर न देखने को मिले। तो इसके चलते यहाँ पर ये सारी बातें देखने को मिल रही हैं, जिसको एटलीस्ट हम लोग को काउंट करना चाहिए। ठीक है, आगे आगे चलेगा जो देखा जाएगा। अभी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आप लोगों को बताऊंगा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि न्यूज़ तो खत्म हो गई पर लेकिन क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, अब मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें बताता हुआ चलूंगा जो कि आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग इसको बोल सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों के लिए निकाल कर लाई जाती है ताकि अच्छे से आप लोग एग्जाम में कंफर्टेबल फील करो। जैसे कि एशियाटिक लोयन जो है, एशियाटिक लोयन को अगर आप लोग बात करेंगे, इसको पर्शियन लोयन या फिर इंडियन लोयन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और साइंटिफिक नेम होते हैं, हर एक बेसिकली जानवर के साइंटिफिक नेम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसे ही इसका भी साइंटिफिक नेम है। इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पर पैंथरा लियो बोलते हैं। ठीक है, तो पैंथरा लियो, ये 2 बार हो गया। ठीक है, पैंथरा लियो बोलते हैं यहाँ पर। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडिया में ही मेनली आप लोगों को ये जो एक तरीके से जो ये एशियाटिक लोयन है, इसकी जो एक मतलब जो इसकी जाति है, प्रजाति है, उपजाति है, जो भी है, आप लोग यहाँ पर इसकी देखने को मिलती है। अगर मेनली अगर ढंग से आप लोग फोकस देकर चलोगे, ठीक है, क्योंकि ये एशियाटिक लोयन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को एक ऐसा ही लोयन देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर अफ्रीका के अंदर में पाया जाता है। तो उसी तरीके से उसकी जिंदगी है जिसको अफ्रीकन लोयन आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एशियाटिक लोयन की बात कर रहा हूँ जो रिस्ट्रिक्टेड है इंडिया वाले रीजन के अंदर में। इससे पहले यहाँ पर अगर बात करें, ये वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में भी पाए जाते थे, पर लेकिन वहां से एक्सटेंट हो चुके हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर समझिए, ये जब यहाँ पर उस रीजन में पाए जाते थे तो इनकी संख्या खत्म हो चुकी है। अब इनको इतना कंफर्टेबल जोन मिला गुजरात के अंदर में कि इनकी संख्या बढ़कर 29% हो गई। अब इनको वहां से कहीं और ले जाना, क्या ये सही रहेगा? और ऑलरेडी ऐसी जगह पर ले जाना जहां पर आप लोगों ने अभी चीता को इंट्रोड्यूस किया है, तो वहां पर क्या इनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? तो ये सोचने और समझने वाली बात है। तो यहां पर ये समझ सकते हैं, एशियाटिक लोयन जो है वो स्लाइटली स्मॉलर होते हैं, अफ्रीकन लोयन के कंपेयर में छोटे होते हैं। और आज की डेट में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, यहाँ पर ओनली आप लोगों को देखने को मिलेंगे, काफ़ी लार्ज स्केल पर ये पाए जाते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हर गली हर नुक्कड़ चौराहे पर आप लोगों को ये एशियाटिक लोयन देखने को मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए इनको जो IUCN है उसमें इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, और ये अक्सर आप लोगों से मैच करने के लिए आता है। ये पोर्शन UPSC का बड़ा ही फेवरेट पोर्शन होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जिसको आप लोग बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी लिस्ट बना रखी है जिसमें ये नेचर को कंजर्व करने की बात करते हैं। तो उसमें यहाँ पर बात करते हैं, तो उसमें इसको कहाँ पर रखा गया? इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि खतरे के निशान के 12 आप लोगों को देखने को मिलेगा। CITES इसको क्या बोलते हैं? इसकी फुल फॉर्म जाकर सर्च करिएगा, इंटरेस्टिंग है, आप लोग कुछ नया जानने को मिलेगा। वैसे पहले कई बार बता चुका हूँ, आप लोग देखिएगा बहुत सारे बच्चे ना बड़ा ही प्यारा आंसर देते हैं, कमेंट बॉक्स में देखा करो। तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने भी आंसर लिखते चलोगे तो आप लोग एक दूसरे से सीखते चलोगे, क्योंकि एक बार किसी चीज़ को लिख लेते हैं ना तो ये माना जाता है कि वो मेमोरी में ज़्यादा अच्छे से याद रहती है, छप जाती है, क्योंकि उस टाइम पर आप लोग ये हाथ भी यूज़ हो रहे थे चीज़ों को लिखने के लिए, आंखें भी यूज़ हो रही थी चीज़ों को देखने के लिए, दिमाग यूज़ हो रहा था चीज़ों को सोचने के लिए। तो इसलिए कई बार कई सारे लोगों की आदत होती है, हैबिट होती है कि लिख लिख के चीज़ों को याद करना। वो अच्छी हैबिट होती है पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, पर लेकिन अच्छी है चीज़ों को अगर देखो जाए तो। ठीक है, तो अगर इससे लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है UPSC के लिए तो अच्छा है, कुछ चीज़ें लिखने एक आंसर लिख कर देख लो, वो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, इसमें CITES में अपेंडिक्स 1 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको रखा गया है। और हमारे देश का भी खुद का कानून है, मतलब ये तो दोनों इंटरनेशनल लेवल के हो गए। हमारे देश का क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 जो है वो सबसे खतरनाक होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसमें अगर किसी को रखा गया तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, ये बातें समझ रही हैं यहाँ पर। ठीक है,
फिलहाल का डेटा अगर देखें तो यहाँ पर 674 लायन इंडिया के अंदर में है, जिसमें से 523 आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2015 में थे, यानी कि संख्या अभी बढ़ रही है। तो ये पॉजिटिव साइड आप लोग यहाँ पर इसकी बोल सकते हो। तो लायन के बारे में ना आप लोगों से बात कर ली। अभी यहाँ पर 2 नेशनल पार्क भी न्यूज़ में है। तो आप लोग बोलते हैं ना कई बार सर सारे नेशनल पार्क याद करेगा, पता नहीं इतने सारे न्यूज़ में रहते हैं। तो वो याद करने हैं यार जो बेसिकली न्यूज़ में रहते हैं, वो नहीं करने कि सारे नेशनल पार्क आप लोग देखने बैठ जाओगे जो न्यूज़ में है या फिर जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। ठीक है, न्यूज़ वाले ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पूरे साल में आप लोग उठा के देखोगे 10-15 मैक्सिमम निकल कर आएंगे। तो वो आप लोग को याद करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सारे रटने बैठ जाओ, उसमें तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी सारे अगर देखोगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं गिर नेशनल पार्क के अंदर में। गिर नेशनल पार्क जो है ये 1965 की बात है। यहाँ पर इसको नेशनल बेसिकली एक सेंचुरी बनाया गया पहले, और फिर इसको नेशनल पार्क बना दिया गया 1975 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम की बात की जा रही है। गिर जो फॉरेस्ट है ये ओनली नेचुरल हैबिटेट है एशियाटिक लोयन का, यानी कि जो एशियाटिक लोयन है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मेनली जो एक तरीके से ना कहते हैं भाई साहब मैं तो अपने गांव में ना मुझे मजा आता है रहने में, तो ये इनका गांव है एशियाटिक लायन का जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इससे क्या रहता है, इससे ये रहता है कि यार हाँ अपने गांव में ही मजा आता है मुझे तो रहने में। ठीक है, क्योंकि वहां पर आप पता है सारी चीजें किस तरीके से अच्छे से हम लोग इंजॉय कर पाते हैं। गिर जो फॉरेस्ट है वो लार्जेस्ट एक तरीके का कॉम्पैक्ट रेस आप लोगों को देखने को मिलेगा डेसिडियस फॉरेस्ट का, और सेमी एरिड वेस्टर्न जो यहाँ पर पार्ट है ऑफ इंडिया का, जिसकी वजह से यहाँ पर एक माहौल इनको मिल पाता है, यानी कि जिसमें अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। और गिर जो है वो लिंक रहते हैं यहाँ पर किसके साथ में, ये है बेसिकली मालाधारी। ठीक है, तो मालाधारी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर बेसिकली इसके साथ में ये एक कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके चलते यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक सिम्बोसिस रिलेशन रहता है। सिम्बोसिस रिलेशन बेसिकली आप लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसमें ना म्यूचुअल बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये जो नाम यहाँ से पड़ा है मालाधारीज, ये कम्युनिटी है जो कि गिर फॉरेस्ट के अंदर में यहाँ पर पाई जाती है। उसके साथ में यहाँ पर बेसिकली जो एक कनेक्शन है टाइगर का, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं, उसके बेस पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि एक काफ़ी अच्छे से यहाँ पर नहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो जंगल में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से रिलेशन बना पाते हैं जो जीव जंतु वहाँ पर रहते हैं उनके साथ में। तो मालाधारीज के बारे में अगर पूछिए कहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करूँ यहाँ पर कुन्नू नेशनल पार्क के बारे में, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर में। तो इसलिए मैंने बोला अगर आप लोग मध्य प्रदेश में स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं बेसिकली राज्य इसके गुजरात के अंदर में, तो याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जिसको श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के नाम से या जिले के नाम से आप लोग जानते हैं। अगर बात करूं यहाँ पर एक काफ़ी अच्छे से आप लोग कई सारी बेसिकली एक चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे चित्तल हो गया, सांबर हो गया, नीलगाय वगैरह, ये सारे आप लोगों यहाँ पर पाए जाते हैं। जो नाम यहाँ पर रखा गया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुन्नू रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए क्योंकि रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है जब से यहाँ पर चीता को एक तरीके से लोकेशन यहाँ पर उनको बेसिकली डाली गई है। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, जो यहाँ पर चंबल रिवर है वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरी है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, इनके कनेक्शन दोनों के बीच में। कुन्नू नेशनल पार्क जो है ये अंडर है जो एक्शन प्लान ऑफ द इंट्रोड्यूस ऑफ द चीता इन द इंडिया, जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों से न्यूज़ भी बन सकती है। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा सा ये आर्टिकल था। इसमें पहले तो ये देखा कि क्यों यहाँ पर इनको एक साथ में रखने की बात की जा रही है और उसको फिर से एक तरीके से सोचना पड़ेगा कि री एग्जामाइन करो क्या ये सही रहेगा। एशियाटिक लोयन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है। गिर नेशनल पार्क और कुन्नू नेशनल पार्क के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, और अभी कुछ और बेसिक चीज़ें जो मैंने बोला था इंटरेस्टिंग है वो आप लोगों को निकल कर आएगी एक क्वेश्चन से, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी के द्वारा 2019 में पूछा गया, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बात की जा रही है किसके बारे में, कुछ नाम दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि कहां पर पाए जाते हैं। जैसे एशियाटिक लायन इज ए नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, यानी कि नेचुरली इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, ये बोला गया ओनली। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया डबल हम्प्ड कैमल। डबल हम्प्ड यानी कि जिनकी दो ठेठ होती है, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे नहीं गाय अगर देखोगे ऐसे होती है। ठीक है, उसके जो कमर होती है उसके ऊपर जो आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर दो ऐसी ठेठ देखने को मिलेंगी। बोला गया कि ये फाउंड पाए जाते हैं नेचुरली इन इंडिया। ये आप लोग देखते हैं, आप लोगों ने कितनों ने इनको देखा है कि इंडिया के अंदर ही पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसोरस जो है नेचुरली फाउंड जाते हैं ओनली इन इंडिया। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। 1, 2 ओनली 1 and 3 या फिर 1, 2 and 3 सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से ये बताइए। अगर आप लोगों में थोड़ी सी बातें करूं तो अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया कि एशियाटिक लायन जो है वो नेचुरली इसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ है, वो इंडिया का है। तो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, यानी कि फर्स्ट तो सही है, ये आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर आप लोग नॉर्मली सुनेंगे डबल हम्प्ड कैमल है, यानी कि ऐसे ऊंट हैं
जिनके 2 ठेठ आप लोगों को देखने को मिलती हैं इस तरीके की, ये ओनली क्या इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलते हैं? ये शायद ही आप लोग इसको देखेंगे कि नहीं यार इंडिया में तो मतलब इतना हम लोगों ने नहीं देखा कि इतनी फ्रिक्वेंटली इंडिया में पाए जाते हैं। इनके नॉर्मली अगर मूवीज वगैरह भी देखें तो आप लोगों को उसमें भी कई बार चीज दिख जाती है, अच्छा ये तो यार इंडिया के अंदर ही पाया जाता है। क्या इनके साथ में ऐसा है? कैमल के साथ में ऐसा आप लोगों को देखने को मिल रहा है? तो ऐसा देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो डबल हम्प्ड कैमल ऐसा नहीं कि इंडिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल एशिया में भी कई सारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है ये, फैमिली वगैरह आप लोग याद रखो या ना रखो, पर ये जरूर याद रखिएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में यहाँ पर इनको IUCN के स्टेटस में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इनको बेसिकली बैक्टीरियन कैमल भी आप लोग यहाँ पर बोलते हैं, जो पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। नुब्रा वैली लद्दाख के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। बाकी ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है यहाँ पर, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, एशियाटिक लायन। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, ये इंटरेस्टिंग है, वन हॉर्न राइनोसोरस। इसके बारे में अगर आप लोग मेरे साथ में कनेक्टेड है थोड़े लंबे समय से, मैंने आप लोगों को बताया इसके बारे में कि व्हाइट राइनोसोरस पाए जाते हैं, ब्लैक राइनोसोरस पाए जाते हैं, जावियन पाए जाते हैं। इंडिया में है इंडियन राइनोसोरस, यानी कि उसके अलावा भी 4 तरीके के और राइनोसोरस है। सुमित्रन राइनोसोरस, जावियन राइनोसोरस, डायरेक्ट नाम से पता चलता है कि इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि बस इंडिया में पाए जाते हैं, हाँ फिर भी वनरेबल कैटेगरी में रखा गया इनको, तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अगर देखोगे तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ नए जानवरों के नाम जानने को मिले और यूपीएससी ने यहां पर क्वेश्चन पूछा, तो आगे इनमें से हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाकर आप लोगों से पूछ लिया है, तो इसको लेकर माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने एशियाटिक लायन के बारे में, जो इंटरेस्टिंग है, पूरा टॉपिक था इसके अंदर में, उससे आप लोग और चीजें याद रख पाएंगे। एशियाटिक लायन जो है ये पर्शियन लायन, ये इंडियन लायन भी इसको बोलते हैं, और यहाँ पर पैंथरा लियो जो सब स्पीसीज है जो कि इंडिया के अंदर में रिस्ट्रिक्ट है, उसके साथ में कनेक्टेड है। एशियाटिक लायन जो है वो स्लाइटली क्या बोला गया है, लार्जर देन है अफ्रीकन लायन, ये बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया कि जो अकॉर्डिंग टू डेटा के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं, पहले यहां पर 523 थे 2015 में, अब 674 हो गए। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीजें मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई है, पर लेकिन यहां पर स्टेटमेंट देखोगे तो एशियाटिक लायन आर स्लाइटली स्मॉलर देन द अफ्रीकन, अफ्रीकन बड़े हैं, ठीक है, एशिया वाले थोड़े छोटे हैं। तो ये स्टेटमेंट है, बाकी सारी की सारी पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। आंसर यहां पर सी हो गया। इसको कहते हैं टॉपिक को तैयार करना। अब इस टॉपिक में से क्वेश्चन भी पूछा गया, वही बता दिया क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक वो भी आप लोग अटेम्प्ट करा दिया। नेशनल पार्क भी हो गए, एशियाटिक लायन भी हो गए, इसी के साथ में राइनोसोरस वाला भी पोर्शन हो गया, और एक नया ऊंट के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, बोलना कौन कौन बोल पा रहा है बताइए। तो इंटरेस्टिंग है, फीडबैक जरूर देना कैसा लगा आर्टिकल, ताकि और भी अच्छे से चीज़ों को इंप्रूव किया जा सके। तो फीडबैक बता दिया करो कि हाँ आर्टिकल में ये चीज़ समझ में आ गई और ये चीज़ें समझ में नहीं आई है। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों ने एक बात ध्यान से सुनी हो तो अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं घर से बाहर निकलते हैं, जैसे बोलते हैं कि लाइट बंद कर दी, ठीक है, वो फैन बंद कर दिया, टीवी तो नहीं चल रहा। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये कहीं ना कहीं आप लोग ये देख सकते हैं कि वो हम लोग को इन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि इन चीज़ों को हम लोग को क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को वेस्ट होने से हम लोग को बचाना चाहिए। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि सेम टेंडेंसी को फॉलो करते हैं, बस थोड़ा सा फैंसी वे में। हम लोग को नहीं, घर में कोई चीज़ बताई जाए तो हम लोग को उसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। कोई बाहर बताए नमक मिर्च मसाला लगा के, तो हम लोग को वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर ये पर्टिकुलर डे होता है, जो कि आप लोगों को डे भी देखने को मिलेगा और एक आर यानी कि घंटा भी देखने को मिलेगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि डेली 1 घंटा एटलीस्ट आप लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी बॉडी का पसीना निकालना चाहिए एटलीस्ट दिन में एक बार, फिर आप लोग अपनी बॉडी को देखना कितनी दुरुस्त हो जाती है। तो अर्थ आर 2023 जो है वो उसके बारे में बात करूंगा। ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और कई सारे एरिया में ऑब्जर्व किया गया। अर्थ आर क्या होता है, एक घंटा डिसाइड किया जाता है जिसमें हम लोग लाइट वगैरह बिल्कुल बंद करते हैं। आप लोग अर्थ आर को यहाँ पर मोबाइल आर भी बना सकते हैं कि एटलीस्ट कुछ हो चाहे ना हो, इस घंटे में मुझे मोबाइल जो है वो टच नहीं करना है। तो ये इससे पता चलेगा कि आप लोग अपने ऊपर चीज़ों को लेकर कितना कंट्रोल रख पाते हैं। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ हम लोग कुछ ऐसा काम करेंगे ताकि चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा सके, एक तरीके से प्रिजर्व किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। तो इसलिए यहाँ पर अर्थ आर जो है वो दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप लोगों को फोर्स किया जाएगा इसके लिए, बस आप लोग को वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन करना होता है, ठीक है। जैसे फीडबैक के लिए बोलते हैं ना कि फीडबैक देना है, लाइक या डिसलाइक करने हैं, तो फोर्स नहीं कहता, वो वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होता है कि हाँ यार ठीक है, एक तरीके से ये फीडबैक हो गया कि लेक्चर कैसा था। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि दुनिया भर में लोगों को अवेयर कराया जाए एटलीस्ट कि ये समस्या है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, अपनी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करना है।
उसी पृथ्वी पर जिस पर हम लोग रह रहे हैं उसको रहने लायक फिर से बनाना है, वरना खराब होती जा रही है। तो ग्लोबल लेवल पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इन्वायरमेंट जो एक तरीके से इशू को ध्यान में रखते हुए और अपनी पृथ्वी को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड जिसको बोलते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। और ये स्टार्ट किया गया था यहाँ पर, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर से 2007 में। अर्थ आर में ये रहता है कि अपनी लाइट जो होती है वो यहाँ पर स्विच ऑफ करनी होती है। नॉर्मली बात करें तो एंड ऑफ द मार्च में ये आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है। जैसे अब की बार की बात करें तो आप लोगों को डेट बतानी है। थीम बड़ी इंटरेस्टिंग थी यहाँ पर। थीम में बोला गया है इन्वेस्ट इन ओवर प्लानेट, जिसने कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इन ओवर प्लानेट, इससे बेस्ट एक तरीके से हम लोग अपने प्लानेट को बना सकते हैं ताकि लोग जो है इन चीज़ों के लिए अवेयर रहें। घरों में रहते हैं, जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर कई बार नॉन इसेंशियल लाइट जलती रहती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे पढ़ते हैं तो उस टाइम पर लाइट सही होनी चाहिए रूम में, आंखों पर जोर पड़ता है, पर लेकिन जब पढ़ नहीं रहे हैं उस टाइम पर लाइट बंद कर सकते हैं, अपने खिड़की दरवाजे वगैरह खोल सकते हैं ताकि बाहर से सनलाइट जो है वो अंदर आए। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। पर्दे वगैरह हटाकर अपने घर में अंदर नेचुरल लाइट हम लोग बेसिकली इंजॉय कर सकते हैं। पर लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, अंदर जो लाइट है उसको यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम। ये सिटीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। गांव में तो हालांकि कम यूज़ होती हैं चीज़ें, पर शहरों में काफ़ी लार्ज स्केल पर ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अर्थ आर, यानी कि जो घंटा है यहाँ पर अर्थ के नाम पर, और जो यहाँ पर अर्थ डे है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। अर्थ आवर जो होता है वो एक तरीके से आप लोगों से बात करता है कि लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो है वो रिड्यूस करना चाहिए। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनाई जाती है, फिर कोई और चीज़ इस्तेमाल कर तो कहीं ना कहीं हम लोग इनडायरेक्ट वे में इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। अर्थ डे क्या कहता है, वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ यार, रिसाइकिल जो चीज़ें कर रहे हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा करो। अपना एक तरीके से बेसिकली दोनों घुमा फिराकर इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस देते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। थीम बड़ी प्यारी है, इन्वेस्ट इन ओवर प्लानेट, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने आप लोगों से बात की यहाँ पर वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में, तो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1960 में बनाई गई। ये इसका आप लोगों को स्विट्जरलैंड के अंदर में लैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये क्या करती है, ह्यूमन का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर, यानी कि इंसानों की बदतमीजी जो होती है उसको कम करने की कोशिश करती है, जो कि आसपास के इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस तरीके से हम लोग को कंजर्व करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंसान का बस चले तो वो बोले कि बस मुझे ही रहना है धरती पर और किसी को नहीं रहने दूंगा, ठीक है। इसी के साथ में रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है ताकि सस्टेनेबल बने रहे। सूरज की रोशनी इस्तेमाल करो एज कम्पेयर टू अगर घरों में लाइट जला रहे हैं तो वो समझ सकते हैं आप लोग। रिड्यूस करना है पोल्यूशन और जो वेस्टफुल कंजप्शन होता है उसको, ये बात की जा रही है। तो लिविंग प्लानेट रिपोर्ट जो है ये इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। तो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि एटलीस्ट आप लोग उस चीज के बारे में ध्यान रखें जहां से क्वेश्चन बना हुआ है। प्रैक्टिस कर आप लोग चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने का, ठीक है। ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है इससे समझ में आएगा। 2014 में खुद स्वयं अपने आप श्री यूपीएससी जी ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, ठीक है। अर्थ आवर के बारे में बोला कि ये इनिशिएटिव है यूएनईपी और यूनेस्को के द्वारा मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। मूवमेंट है, लोग पार्टिसिपेट कर सके, स्विच ऑफ कर सके लाइट 1 घंटे के लिए सर्टेन डे एवरी ईयर, ताकि उसको रियलाइज हो कम से कम। जैसे मैंने मोबाइल को थोड़ा दूर रख के देखो, एक दिन भूखा रह के देखो, कि अपने आप को थोड़ा सा ना अपने डिसिप्लिन में लाने की कोशिश की जाती है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट है यहाँ पर अवेयरनेस करने के लिए क्लाइमेट चेंज के बारे में और नीड सेव प्लानेट को यहाँ पर फोकस किया जाता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 3 2 2 3 या फिर 1 2 3? अभी मैंने क्या बताया, वर्ल्ड वाइड फंड का इनिशिएटिव है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल कतई गलत हो गई, ठीक है। अब दोनों की दोनों बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो गया आप लोगों के सामने, आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो इस तरीके से यूपीएससी ने खुद ने क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया। अब आप लोग समझ जाइए इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोला गया कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंड की गई थी यूएनओ के द्वारा। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया। दूसरा एम क्या है, जैसे अभी बताया कि ताकि इन्वायरमेंट का ध्यान रखा जा सके और इंसान जो है वो जानवर न बने इन्वायरमेंट को लेकर। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है WWF के द्वारा, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके ऊपर तो स्टार लगा लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं रिपोर्ट से रिलेटेड अक्सर। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है या फिर ऑल ऑफ द अबव सही है। तो आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर बी सी, ठीक है।
तो ये आप लोग देखते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं कि यूएनओ ने बनाई है यहाँ पर, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा। तो टॉपिक को इस तरीके से तैयार कर लिया करते हैं कि न्यूज में क्यों है, क्योंकि अर्थ आर सेलिब्रेट किया गया, अर्थ आर क्या है वो बता दिया, अर्थ आर और अर्थ डे में क्या डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर करा दी, इसी के साथ में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वो कवर करा दिया, और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन प्यारा सा फ्रेम किया गया जिससे कि टॉपिक और ज्यादा आप लोग अच्छे से उसको एग्जाम में कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर सके। टॉपिक को तैयार ऐसे करो कि एग्जाम में कम से कम एटलीस्ट क्वेश्चन न छूटे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना, फिर उसको दूर किया जाएगा। ओके दोस्तों, जानवर एक ऐसे बेसिकली एक ऐसे मतलब जीव होते हैं धरती पर जिनका इंसानों के साथ में पुराने टाइम से बड़ा प्यारा कनेक्शन है। अगर आप लोगों ने कुछ घर में पाल रखा होगा, कुत्ती बोल रहा हूँ सॉरी, मतलब कुत्ता बोल रहा था मैंने कुत्ता जो भी है, कुत्ते मतलब कुत्ते की फीमेल, ठीक है आप लोगों ने अगर पाल रखा होगा तो आप लोग उसके साथ में अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है बेसिकली जिसको आप लोग अगर ढंग से देखोगे तो आप लोग आज की डेट में इसके साथ में काफ़ी अच्छे से कनेक्ट रहते हैं, तो आप लोग उसका दर्द भी समझ पाओगे। तो ये आर्टिकल उनके दर्द के बारे में है, ठीक है। आप लोगों ने कौन सा जानवर पाल रखा है जो भी बताइएगा, क्योंकि अक्सर जो है कई सारे डिफरेंट जानवर है पाले जाते हैं। अभी सारस करेन जो पाल रखा था यूपी में, अभी आप लोगों ने देखा, उस बंदे से हालांकि गवर्नमेंट जो है वो छीन कर ले गई, लेकिन अभी फिलहाल जो है मैं आप सब लोगों से इस आर्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी सेंटर के द्वारा एक बात की जा रही है किसके बारे में, कि एक तो कैटल डीहॉर्निंग के बारे में। कैटल डीहॉर्निंग क्या है, यानी कि उनके सींग काट देना। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा गांव में कई बार उनके सींग काटते हुए नजर आते हैं, ठीक है। कई बार तो उसलिए काटते हैं ताकि वो जो है किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, कई बार इसलिए भी काटते हैं कि सींग कई बार ना घूमकर उन्हीं के सर में घुस जाता है। जैसे कि यहाँ पर कई बार, जैसे कि हमारे घर पे जैसे कि जो भैंसा लेकर आते थे, झुट्टा बोलते हैं बेसिकली उसको हमारे साइड में, उसके सर में ही सींग घुस जाया करते थे। कई बार ऐसा था तो उसके बार बार उसको सींग को थोड़ा सा ना करना पड़ता था, वरना घाव बन जाता था उसके सर में। वो तो मजबूरी हो गई, पर लेकिन कई सारे लोग इसलिए काटते हैं ताकि नुकसान ना पहुंचा सके, किसी को मार ना सके, वो देखने को मिलता है। एक बोलते हैं कस्टडेशन। तो कस्टडेशन जो होता है बेसिकली एक तरीके से ये काफी एक पेनफुल प्रोसीजर होता है जिसमें उनका वधियाकरण किया जाता है। वधियाकरण यानी कि वो बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहेंगे, ये दूसरा प्रोसीजर ये देखने को मिलता है। तो इसके लिए पॉलिसी लेकर आई गई है अब, यानी कि अब तक तो एनिमल क्रुएलिटी एक्ट जो था वो बनाया गया था काफी समय पहले, मतलब अब जाकर उसके इतने मतलब लगभग आप लोग बोल सकते हैं 6 दशक बाद यहां पर याद आया कि यार इसके लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। तो सोचो अब तक कितनी क्रुएलिटी इन्होंने झेलनी पड़ी। तो ये आर्टिकल बड़ा ही डिफरेंट है। अगर गांव से आप लोग आते हैं तो आप लोग इसके साथ में और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने बड़े ही पास से देखी हैं। और अगर शहर से भी आप लोग आते हैं तो टेंशन मत लेना, आप लोगों को मैं इस तरीके से समझाऊंगा ताकि आप लोग भी इसके साथ में कनेक्ट कर सकें और जानवरों का पेन जो है वो आप लोग फील कर सकें, ठीक है। मतलब जिस चीज़ को आप लोग ढंग से कनेक्ट कर पाएंगे उसको आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। कहने का मतलब ये है, दोनों का मतलब पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं सींग काटना और इसको बोलते हैं वधियाकरण। बेसिकली ऐसा बना देना कि बच्चा पैदा ना कर सके। दोनों को एक एक कर एक्सप्लेन करूंगा। पहले डीहॉर्निंग और फिर कैस्ट्रेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात की जा रही है डीहॉर्निंग के बारे में। डीहॉर्निंग क्या है बेसिकली, यानी कि सींग को काट देना। केमिकल से काटते हैं, इलेक्ट्रिकल मेथड से काटते हैं, आरी से आरी घिसा घिसा कर ऐसे खसखस आरी से काटते हैं, ठीक है। आयरन का यूज किया जाता है कई बार डीहॉर्न करने के लिए। तो ये प्रोसीजर ना कई बार पेनफुल देखने को मिलता है काफी ज्यादा, यानी कि कई बार उनका जो सींग होता है कटता है वहां से, तो दिक्कतें देखने को मिलती है। आप लोगों ने तो ये भी देखा होगा कई बार ठप्पे लगाए जाते हैं जानवरों के ऊपर में, उनको बेसिकली ना उनको काउंट करने के लिए, फिर कुछ और रीजन के लिए भी आप लोगों ने देखा होगा, या कि हाँ इसको वधियाकरण कर दिया, वो सब चीजें। तो ये जो यंग एज होती है तब किया जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हमारे देश के अंदर में नॉर्मली चीज देखने को मिलती है, हालांकि विदेशों में भी है। तो जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उनके कान छिदाए जाते हैं, कान और नाक छिदाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से कल्चर का पार्ट माना जाता है हमारे यहाँ पर लेकिन पेन तो होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा उसमें, ऐसा नहीं कि मजा आता है ठीक है। कई सारे लड़के भी इसको एक तरीके से मतलब यूज करते हैं कि हाँ कान छिदा लिया, बाली डाल ली, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो कल्चर का पार्ट है। तो स्टार्टिंग में जो खाल जो रहती है नाक की या फिर कान की, वो बड़ी मासूम सी रहती है, तो आराम से उसमें छिद जाता है। पर लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब यंग रहते हैं एनिमल तब इनके साथ में करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, ताकि एक तरीके से पेन भी मिनिमाइज रहे और डिस्कम्फर्ट भी ज़्यादा ना हो, उसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें की जाती है। तो ये कई बार बहुत नुकसान पहुंचाती है एनिमल को, कई बार नहीं नो सीखे टाइप के तरीके से किया जाता है, तो वो गलत होता है यहाँ पर, तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। तो ये होता है एक तरीके से। पर लेकिन जैसा मैंने बताया जब हमारे घर में किया जाता था इसको, उस टाइम पर था कि सींग जो है वो सर में ही आकर घुस गया, इतना मुड़कर उसका वो कंडीशन देखने को मिलती थी, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, वधियाकरण, कास्ट्रेशन इसको बोलते हैं। कास्ट्रेशन में क्या होता है बेसिकली,
जो टेस्टीज होते हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, उनके साथ में छेड़खानी की जाती है, उनको रिमूव किया जाता है। और इसे रिमूव करने से क्या रहता है, उनके अंदर से जो बच्चा पैदा करने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से उनका एग्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि उनका एग्रेशन जो है खत्म हो जाता है। और कई बार इसलिए बोलते हैं कि ये इसलिए भी यूज़ कहते हैं कि उनको जब मारा जाता है, काटा जाता है, तो उनकी मीट की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये दूसरे वाला देखो, एग्रेशन एक बार को समझ में आता है पर उनकी मीट की क्वालिटी बढ़ जाती है, उसके लिए वधियाकरण करना, ये मुझे गले से थोड़ा पचा नहीं, ठीक है। एक तरीके से सामने वाले का वधियाकरण कर दिया क्योंकि अच्छी टेस्टी मीट बन जाएगी उसकी। चलिए जो भी है पर लेकिन सही नहीं है। यहाँ पर कास्टेशन के बारे में बात करें तो रिमूव किए जाते हैं उसके टेस्टिकल्स, जो मैंने बताया भी यहाँ पर, जैसे मेल में टेस्टिकल्स होते हैं ऐसे ही हर जानवर में टेस्टिकल्स होते हैं। तो उन टेस्टिकल को रिमूव किया जाता है अलग अलग प्रोसीजर के थ्रू। यहाँ पर आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, इसके बारे में सुना भी होगा। और खासकर अगर गाँव में एक तो होता है बेसिकली, उसको बेसिकली बैल बोलते हैं, जो घर में रखते हैं, खासकर जो नहीं खेतों में जुताई करने के लिए, उसको वधिया किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। पर लेकिन जो सांड होता है जो सड़कों पर घूमता है, जो कि एक तरीके से यूज किया जाता है गाय को एक बच्चा पैदा कराने के लिए भी, वो वधिया नहीं रहता है, इसीलिए वो खतरनाक रहता है। तो उसके अंदर कितना एग्रेशन रहता है। और घर पे जो बैल रहेगा वो बेचारा बिल्कुल सीधा साधा खड़ा रहेगा, वो कभी भी किसी को एग्रेशन दिखाता हो आप लोगों को नजर नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। वो क्या करता है, अपना काम से काम एक वाली चीज हो जाती है, तो वधियाकरण करने वाली बात आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो उससे वो अपने सही तरीके से एक तरीके से ना फोकस्ड काम कर पाता है, ऐसा बोल सकते हैं। जो वो वाला मेल एग्रेशन है वो खत्म हो जाता है। पर लेकिन अब तक इसके रूल नहीं थे, तो यहां पर अब तक इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती थी। तो अभी यहां पर इसके रूल लेकर आएगी है सरकार के द्वारा कि इस प्रोसीजर को कैसे लेकर चलना है, यानी कि जानवरों के ऊपर फोकस दिया जा रहा है, जो कि अब तक नहीं दिया जा रहा था। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा, चलो कम से कम एटलीस्ट इन चीजों के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। तो न्यू रूल निकल कर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके तहत यहां पर सिस्टमेटिक में काम किया जाएगा। समझने की बात आप लोग ये देखिए, मान लीजिए मुझे बुखार हो रखा है, ठीक है, फीवर हो रखा है मुझे, मैं किसी डॉक्टर के पास में गया और ऐसे झूलट छाप डॉक्टर के पास में चला गया, जो भाई साहब बुखार को तो क्या ठीक करे वो और बुखार बढ़ा दे इंसान का। अब क्या होगा, पता चला मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई, मैं पड़ा हूँ पिछले 15-20 दिनों से अपनी जो है बेसिकली खाट के अंदर, चारपाई के अंदर में, तो दिक्कत बढ़ गई ना और ज़्यादा, पता चला और नई बीमारी लग गई उसके साथ में। तो किसी ऐसे इंसान से काम कराना जो कि उस चीज़ को जानता है, स्पेशलिस्ट होना चाहिए उस चीज़ का, तो आप लोग उसके पास में जाइए, ठीक है, तो वो अच्छे से काम यहाँ पर कर पाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे पता है करंट अफेयर कैसे पढ़ाना है, क्योंकि पिछले 6-7 साल से चीज़ों को करता हुआ रहा हूँ, तो मुझे पता है कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पर लेकिन अगर पता चला मैं आज ही पढ़ाने बैठा और मैं बोलूँ आप लोगों को वाओ यार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, अरे पहले मैं तो समझ लूँ कि कहाँ से बन सकता है, पहले मैं तो सीख लूँ, तभी तो आप लोगों को सिखाऊंगा। तो वो चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो जरूरी है कि एक इंसान को नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है। नो सीखा ना हो तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है। अगर नो सीखे और नो सीखा टीचर बन के बैठ गया तो दूसरों को बर्बाद करेगा। पर लेकिन एक ऐसा एक्सपीरियंस टीचर है, एक बेहतरीन टीचर है, वो अच्छे से चीज़ें बता देते हैं कि गैस भी कर लेते हैं, अच्छा पहली बार यहाँ से क्वेश्चन बना था, अब की बार यहाँ से बन सकता है, क्योंकि वो देख रहे हैं 8-10 साल से पेपरों को, ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो न्यू रूल क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ऑल प्रोसीजर जो भी हैं वो इस तरीके से किए जाएंगे ताकि एक रजिस्टर वेटनरी, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि रजिस्टर है यहाँ पर पशु चिकित्सक के अंदर में, एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि एक प्रैक्टिशनर रजिस्टर हो खासकर, और जानता हो किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। अलॉन्ग विद द मैंडेटरी यूज ऑफ जनरल या फिर लोकल एनेस्थेटिक जो यूज किया जाएगा यहाँ पर। एक तरीके से ना कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कि जो एक सही तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, एक तरीके से बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलो ताकि एनिमल को ज़्यादा दिक्कत ना हो। कई बार ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है, मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी कुछ हद नहीं है, इंसानों के अंदर भी और जानवरों के अंदर भी। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ये कि यूथनीजिया के बारे में। यूथनीजिया क्या होता है कि इंसान जो है वो एक तरीके से बहुत ही दिनों से जूझ रहा है किसी बीमारी से, तो उसको जहर का इंजेक्शन दे दो, अगर वो लाइफ सपोर्ट पे टिका हो तो उसकी लाइफ सपोर्ट हटा दो। जानवरों के अंदर भी देखने को मिलता है, कई बार उनकी ना मान लीजिए बॉडी में कहीं गलन हो गई, स्टार्ट उसका बॉडी पार्ट गलने लगा, वो डेली रोए जा रहा है, कराया जा रहा है। तो रूल प्रिस्क्राइब किए गए इसके लिए भी कि मेथडोलॉजी फॉलो की जाएगी फॉर इल एनिमल, ताकि पेनफुल डेथ को उसका रोका जा सके। अभी आप लोगों को याद होगा एक बेसिकली एक मतलब एक कुत्ते का मतलब कुतिया बोलते हैं नॉर्मली, एक कुत्ती थी जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, उसका ऑपरेशन कराना था। उसके नीचे का जो पोर्शन है बेसिकली जहाँ पे जो नहीं एक तरीके से जो मतलब दूध पिलाने वाला जो पोर्शन है वो गल गया था बहुत ज़्यादा वहाँ पर। तो उसका जब ऑपरेशन कराया गया तो हालांकि लग रहा था कि बचेगी नहीं, इस पूरी कंडीशन हो गई थी, पर डॉक्टर के पास में लेकर गए तो डॉक्टर ने उसका आराम से ऑपरेशन किया और सारी चीज़ें अच्छे से हो गई और बच्चे भी उसके साथ में आगे चलकर तो अच्छे से प्रोसीजर वो कंप्लीट हो गया। पर लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा लगता, मैंने कहा इससे अच्छा तो बेचारी मरी जाए, वो डेली कूं कूं करती रहती थी बैठकर, और
और जब मैंने पहली बार देखा मैंने कहा तो दिक्कत हो रखी है, तो फिर उसको बोला मैंने कि मतलब जो दोस्त थे जाने वाले, मैंने कहा लेके जाओ इसको, इसका ऑपरेशन कराते हैं चलो, और फिर ठीक हो गई आराम से। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। पर लेकिन अगर उसको वैसे मार दिया जाता तो फिर एक वो था कि हाँ चलो इससे अच्छा मतलब दिक्कत झेल रही है, अगर इलाज नहीं हो रहा तो फिर क्या किया जाए, गल गल कर न मरे सड़ सड़ कर न मरे, तो उसके लिए ईजी डेथ दे दी जाती है। इवन घर में भी कोई इंसान ऐसा है कि मतलब 4-5 सालों से कर रहा है, डेली रो रहा है कि मार दो मुझे यार, इससे अच्छा तो मार दो, तो ऐसे भी केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर रूल होने चाहिए ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। तो इसके चलते प्रॉपर एक पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक वे में काम करना चाहिए ताकि चीजें ढंग से देखने को मिले, और ऐसा फॉलो किया जाए ताकि हार्मलेस रहे, और यहाँ पर एक तरीके से इनको ओवर भी ना किया जाए। पता चला हर एक दूसरे जानवर के साथ में छेड़खानी की जा रही है, पता चला ये आसान तो प्रोसीजर है नहीं है उसके बॉडी के पार्ट को रिमूव करना, तो उसको बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो हमको ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी बैलेंस कैसे बनाना है, क्योंकि सींग काटते टाइम तो हम फिर भी खड़ा करते हैं, पर लेकिन जब यहाँ पर ये कास्टेशन किया जाता है उस टाइम पर उसको लिटा दिया जाता है जमीन के ऊपर में। तो ये तक बोल दिया गया कि ग्राउंड जो होना चाहिए वो सॉफ्ट होना चाहिए, उसकी आंखों के ऊपर आप लोग को पट्टी बांधनी चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए पोस्ट सर्जिकल, यानी कि जब उसको काम कर दे उसके साथ में जो भी आप लोगों को करना है उसके बाद में भी उसकी केयर करनी है, यानी कि ऐसा छोड़ दे बस उसको खून टपके जा रहा है, उसमें से दिक्कत है उसको देखने को मिल रही है, पेन हो रहा है, तो जो भी मरहम पट्टी आप लोगों को करनी पड़ सकती है वो मरहम पट्टी आप लोगों को करनी है ताकि चीज़ों को अच्छे से लेकर चला जा सके। ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर इसमें डिफाइन की गई है। हमारे देश के अंदर में ऑलरेडी एक कानून है जिसको प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी टू द एनिमल एक्ट 1960 बोलते हैं, उसके अंदर अभी चेंज भी किए गए थे। यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, सबसे बड़ी बात क्या फॉलो की जाती है कि किसी भी जानवर के साथ में कोई भी क्रुएलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके साथ में कोई भी क्रूरता नहीं होनी चाहिए, उसको कोई अननेसेसरी पेन ना हो, सफरिंग ना हो उस एनिमल की, यानी कि उसकी जिंदगी भी जिंदगी है यार, उसको दर्द पीड़ा ना दिया जाए, उनसे रोका जाए उसको। इसको ध्यान रखने के लिए एक बोर्ड भी बनाया गया था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि रिसेंटली अभी जो कई सारे केसेस सामने निकल कर आए, जैसे कुत्तों के, कि कुत्ते ना सड़कों पर एक तरीके से कोहराम मचा रखते हैं कई सारे एरिया में, उनको मारा जा रहा है, कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो 1962 में यहाँ पर सेक्शन जो 4 इसका लाया गया, ये एक बोर्ड भी स्टैब्लिश करो ताकि इन चीजों को ध्यान रख सकें और कुछ ना कुछ गाइडलाइन यहाँ पर प्रोवाइड करा सके। इसके लिए प्रॉपर पनिशमेंट की बात की गई, अगर कोई एनिमल के साथ में क्रुएलिटी करता है, डिफाइन किया गया कि क्रुएलिटी किसको बोला जाएगा, क्या पनिशमेंट यहां पर हो सकता है, वो सारी चीजें बताई गई। यहां पर अलग अलग तरीके से यहां पर डिस्कस किया गया कि कौन से आप लोग एक्सेप्शन कर सकते हो, क्या क्या अपवाद हो सकते हैं, यहाँ पर कोई किस तरीके से हत्या कर रहा है, वो सारी चीजें, किस तरीके से क्रूरता को क्रूरता बोला जाएगा, कैसे पीड़ा को पीड़ा बोला जाएगा, डिफाइन करना भी तो जरूरी है ना। अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो कोई कुछ भी करता फिरेगा फिर, तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। कई बार गाइडलाइन रहती है कि कैसे साइंटिफिक पर्पज के लिए भी कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है एनिमल का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर अपने फायदे के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट जानवरों के ऊपर करते हैं। जैसे इलोन मस्क ने बंदरों के दिमाग में चिप लगा दी, बहुत सारे बंदर मर गए बेचारे। अब तुम अपने दिमाग में लगा के देखो तो समझ में आता है, बंदर के दिमाग में लगा दी तुमने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इंसान अक्सर ये हरकतें करता हुआ आया, आज से नहीं पुराने समय से, अक्सर आप लोगों ने ये चीजें देखी होगी। तो इसके लिए प्रोविजन है प्रॉपर कैसे परफॉर्म करनी है, किस तरीके से चीजें करनी है, और यहाँ पर ये एनिमल के खिलाफ न जाए, इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है, यानी कि जानवरों को भी उनके अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और कोई भी ऐसी हरकत होती है तो 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर उसका बेसिकली केस दर्ज होना चाहिए, यानी कि आप लोग 5 साल पुराना केस ला रहे हैं कि इसकी वजह से इस कुत्ते की जान गई थी, अब इस इंसान की जान ले लो, ठीक है। तो एक बैलेंस बनाना भी जरूरी है, वरना पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे केस आएंगे, और वैसे ही आप लोगों को पता है कोर्ट के ऊपर इतने बर्डन है, ठीक है। यहां से आप लोगों ने देखा टी बोर्ड के बारे में, कॉफी बोर्ड के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है अभी रिसेंटली, और किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर दी चली जाती है। बोला जा रहा है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, जो कानून के थ्रू बनाई गई है, और एडवाइजरी का मतलब क्या होता है, सलाहकार, सलाह देने वाली। तो स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जो कि ये बताती है कि कैसे आप लोगों को जानवरों को प्रोटेक्ट करना है देश के अंदर में। एटलीस्ट 1962 में बनाई गई थी प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी एक्ट, जो मैंने भी आप लोगों को बताया। और यहाँ पर अगर बात करें, ये एक तरीके से आप लोग कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जो कि किसी चीज़ों को यहाँ पर स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पर इनका नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। इनका नाम था रुक्मणी देवी अरुडेला। तो रुक्मणी देवी अरुडेला जो है वो इस पर्टिकुलर फील्ड से जानी जाती है ह्यूमैनिटेरियन पर्पज के लिए, जिनके द्वारा चीजें स्टार्ट की गई थी कि कैसे यहाँ पर चीजों को अच्छा किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका बनाने का, कि एनिमल का भी वेलफेयर किया जा सके। इंसानों के वेलफेयर के बारे में तो हम लोग बात करते हैं, इनके वेलफेयर के बारे में कौन बात करेगा। तो जरूरी है इसके अंदर में टोटल 28 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टाइम पीरियड 3 साल का रहता है, और इसका जो हेडक्वार्टर ये याद रखते हैं फरीदाबाद हरियाणा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है, ठीक है।
कई बार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो एक तरीके से जब क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, अभी यहाँ पर ये अभी है, ठीक है। तो फरीदाबाद हरियाणा फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु, पहले कहाँ पर था? चेन्नई तमिलनाडु के अंदर में था। तो यहाँ पर चेन्नई तमिलनाडु से फरीदाबाद हरियाणा के अंदर में जो बल्लभगढ़ है वहां पर उसको स्थानांतरित किया गया फिलहाल के टाइम पर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेंगे कि नहीं तमिलनाडु के अंदर में है, ठीक है। तो तमिलनाडु के अंदर में नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु से हरियाणा में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि हरियाणा में आप लोगों को जानवर काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए। तो काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वैसे टॉपिक खत्म हो चुका है पर लेकिन ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जैसे गवर्नमेंट क्या जानवरों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए कुछ इनिशिएटिव भी लेकर चलती है यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे सरकार के इनिशिएटिव हैं जिस पे ध्यान रखकर काम किया जाता है। तो उसमें से आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग अगर कल को लिखें तो आप लोगों के माइंड में उसको लेकर क्लैरिटी रहे, अच्छा ये भी एक चीज है यार, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोगों में यहां पर बता रहा हूं, जैसे सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन आप लोगों के सामने है, ये स्टार्ट किया गया। यहाँ पर किस तरीके से बेसिकली जो जेनेटिक हमारे देश में एक तरीके से ना जो अपनी खुद की जो लोकल ब्रीड है उनको ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ पर ई पशु हाट पोर्टल चलाया गया। ये सारों के बारे में छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आप लोगों को दे रखी है, ताकि जब पढ़ने बैठो तो आप लोग थोड़ा सा उसका रिवीजन भी हो जाए। तो यहाँ पर जो एक तरीके से पोर्टल स्टार्ट किया गया, पोर्टल का मतलब वेबसाइट होता है, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो ब्रीडर है और जो फार्मर है उनको अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। मान लीजिए एक इंसान है, उसके घर में भैंस है पर वो झुट्टा यानी कि भैंसा नहीं रखता है, तो उसकी ब्रीडिंग करवानी है तो कहां से जाएगा? तो ये पोर्टल यहां पर हेल्प करेगा कि उनसे कनेक्शन कराया जा सके। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल, बहुत सारी ऐसी बीमारियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं जो आज के डेट में एक तरीके से जानवरों की जान लेकर जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर ब्रुसेलोसिस एक बीमारी है जो कि जानवरों दूध देने वाले एनिमल्स का जब यहां पर दूध इस्तेमाल किया जाता है तो इंसानों को भी यहां पर ये नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आता है। बैक्टीरियल डिजीज है और रिसेंटली अभी यहां पर न्यूज में भी थी। तो जानवरों को कोई डिजीज पहुंचेगी तो इंसानों को डिजीज पहुंचेगी, और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। तो जूनोटिक बीमारी वही बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं, और रिसेंटली अभी बहुत सारी ऐसी बीमारियां देखने को मिली जो इस तरीके से फैलती हुई नजर आई, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर, तो आप लोगों ने देखा होगा फुट एंड माउथ डिजीज, खुर पका या मुंह पका, और ये ब्रुसेलोसिस के बारे में आप लोगों को बता दिया। सरकार ने सोचो इसकी खतरनाक कितनी है ये बीमारी, इसके लिए अलग से 13,343 करोड़ रुपए और 100% वैक्सीनेशन के बारे में बात की जा रही है। इतना पैसा देना किसी बीमारी के लिए, तो आप लोग समझ सकते हैं। अभी जो गायें थी उनमें डायरेक्ट एक बीमारी देखने को मिल रही थी, बहुत सारी गायें की, दुनिया भर की गायें की उसमें डेथ हो गई। आप लोग नाम बताइए इस बीमारी का, देखता हूँ याद है क्या, डिटेल में मैंने डिस्कस किया उसको, ठीक है। आप लोगों के आसपास भी देखने को चीजें मिली होंगी। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के बारे में बात की जा रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग लाइव स्टॉक को प्रॉपर सिस्टमेटिक ह्यूमन की क्वालिटी हम लोग रख सकते हैं। लाइव स्टॉक के बारे में बात की जा रही है एक तरीके से कि एक तरीके से हेल्दी डिजीज कंट्रोल, कैसे उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। और जैसे मैंने खुर पका मुंह पका, इनके लिए अलग अलग से आप लोग की एक तरीके से प्रोग्राम चलाए गए हैं। डिजीज प्रोटेक्शन लाइव स्टॉक, कैसे उसको प्रोवाइड करानी है प्रोटेक्शन, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है जैसे मैंने बताया, तो प्रॉपर वैक्सीनेशन उनकी होती रहनी चाहिए। तो सरकार ने ध्यान दिया है ताकि ये बीमारी इंसानों में न फैला आगे चलकर, और इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके यहीं पर ही। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो पहले तो मैंने इसके बारे में बताया कि एनिमल से रिलेटेड क्या मुद्दा है, यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टमेटिक में कानून लेकर आया जा रहा है कि कैसे, दो टर्म आप लोगों को एक्सप्लेन की यहाँ पर, डी हॉर्निंग और इसी के साथ में कास्ट्रेशन, किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर है ये तो हम लोगों ने देखा। इसी के साथ में जो न्यू रूल है वो क्या बोलते हैं इसके बारे में, प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी एनिमल एक्ट क्या है वो हम लोगों ने देखा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड क्या है वो हम लोगों ने समझा, और फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है वो हम लोगों ने समझा। तो यहां तक आप लोगों की चीजें कंप्लीट हो गई। जी हाँ, क्या टॉपिक कंप्लीट हो गया? नहीं, जब तक इसके बारे में प्रैक्टिस न कर लो तब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं है और चीजें याद भी नहीं रहेगी। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, इसलिए मैं बोल रहा था कि आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड से क्वेश्चन बन गया आप लोगों का कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो स्टेब्लिश किया गया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से। अभी मैंने आप लोग क्या बताया, आप लोग अगर इतनी भी बात सुन रहे हैं तो आप लोग को पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो चुकी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई तो आप लोगों के दो ऑप्शन वैसे ही कट गए। बोला गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1000 बार बता चुका हूं स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। आंसर क्या हो गया? सही, दूसरा सही हो गया। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है वो चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोगों के सामने है ये 1960 में बनाया गया यहाँ पर, ठीक है। और ये सही है बिल्कुल, इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और एनिमल वेलफेयर बोर्ड मैंने आप लोगों को बता दिया, तो ये एक तरीके से याद रखते हैं। और फाउंडर का नाम भी आप लोग याद रखिएगा जो मैंने आप लोगों को बताया, तो रुक्मणी देवी जी का नाम आप लोग याद यहां पर रख सकते हैं क्वेश्चन अगर बने तो, ठीक है। कास्ट्रेशन जो है प्रोसीजर रिमूविंग और रिड्यूसिंग द हॉर्न ऑफ द कैटल,
डी हॉर्निंग जो है वो प्रोसीजर है रिमूविंग द टेस्टिकल ऑफ द मेल, जो बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली कैटल्स होते हैं, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट क्या है, अगर आप लोगों से पूछ जाए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, बताइए। देखो ना, जब आप लोग प्रेशर में होते हैं ना तो कई बार आप लोग चीज़ों को इग्नोर कर जाते हो। ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होता है, स्टेटमेंट यहाँ पर एक्सचेंज कर दी जाती हैं अक्सर यूपीएससी के द्वारा भी। तो अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लो कि एग्जाम में इस तरीके से चीज़ें हों तो आप लोग कन्फ्यूजन में न आए। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर डी हो गया। वैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो दोनों पढ़ने में लग रहा है, अच्छा ये तो पढ़े पढ़े से लग रहे हैं, तो आंसर बी लगा के आता है इंसान। तो प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी आती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए मैं बोलता हूं कि टॉपिक को आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ने से काम नहीं चलेगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। एनिमल वेलफेयर बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन बन जाए अगर आप लोगों का, एग्जीक्यूटिव एडवाइजरी बॉडी बोला गया जो कि सेक्शन 4 प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी एक्ट के हिसाब से स्टैब्लिश की गई। दूसरा बोला गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, एडवाइस की जाए गवर्नमेंट को एनिमल वेलफेयर के लिए। 28 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आंसर क्या है आप लोग खुद समझ जाओ अभी, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर ढंग से देखोगे तो आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पर अभी इसके बारे में सारी बातें। तो ये क्या बोला मैंने, स्टैट्यूटरी बॉडी बोला मैंने, एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं बोला। अभी यहाँ पर देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी बोला, और एनिमल वेलफेयर जो यहाँ पर बेसिकली उसके बारे में फोकस करती है, और प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी जो एनिमल एक्ट है, यानी कि जानवरों के साथ में कुछ गलत ना हो उसके लिए यहाँ पर चीजें बनाई गई है। डायरेक्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार आप लोगों के लिए, ठीक है। बोर्ड जो है 28 मेंबर रखते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया, 3 साल का ड्यूरेशन है यहाँ पर, और अभी हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी एक बेसिक स्टेटमेंट हो जाती है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर बी हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो प्यारा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस जरूर करो, देखिए टेस्ट सीरीज कवर हो जाती है आप लोगों की डायरेक्ट, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी एनिमल एक्ट है 1960 का। तो ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि प्रिवेंट करना है एक तरीके से अगर कुछ भी अननेसेसरी पेन सफरिंग होती है उनकी। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है एक तरीके से कि पनिशमेंट दिया जा सके कोई अननेसेसरी कोई क्रुएलिटी करता है, डिफाइन करता है क्या क्या यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर चीजें हो सकती हैं इस पर्टिकुलर चीज के अंदर में, सारी डेफिनेशन देता है, प्रोवाइड करता है गाइडलाइन जो भी यहाँ पर हो सकती है उसके लिए, साइंटिफिक पर्पज के लिए भी अगर है तो, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है, 1 2 3 या फिर ऑल। तो ऐसे आंसर में अक्सर आप लोगों को ऑल स्टेटमेंट करेक्ट देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक भी आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू भी प्रैक्टिस करा दिया। अभी यहां से नहीं छोड़ेंगे, अभी आगे भी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो कि आंसर राइटिंग का है, जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं सीरियस कैंडिडेट हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए, तो उनके लिए आगे भी है। यहाँ पर बात की जाती है यहाँ पर किसके बारे में, बेसिकली क्रिटिकली आप लोग कमेंट करना है यहाँ पर किसके बारे में, कि कमेंट ऑन द सेंटर मूव टू नोटिफाइड द रूल रेगुलेट द लाइव स्टॉक मार्केट और प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी एक्ट, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सही आंसर क्या है आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है, मतलब आंसर नहीं बताना, सही आंसर लिखना है आप लोगों को, ठीक है, सही आंसर बताना है। ये आंसर राइटिंग है, ठीक है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो 250 नंबर में आप लोग लिख सकते हैं, 250 बेसिकली वर्ड में, ठीक है। और अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 150 शब्द में आप लोगों को लिखिएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा 250 शब्द में लिख रहे हैं तो 15 नंबर का हो जाएगा, और 150 शब्द में लिख रहे हैं तो आप लोगों का ये हो जाएगा बेसिकली 10 नंबर का क्वेश्चन। अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया करो, पर लेकिन ढंग से चीज़ों को ट्राई करो। बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर लिखते हैं, आप लोग भी एटलीस्ट एक आंसर लिखते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, 5-10 मिनट लगेंगे, एटलीस्ट राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। पर लेकिन फोकस प्रीलिम्स को साथ में देकर चलना है, उसको नहीं छोड़ना है पीछे, ओके। फीडबैक जरूर देना कैसा आप लोगों को क्वेश्चन लगता है, जिससे कैसे आप लोगों को यहाँ पर जो भी समझ में आता है डाउट रहता है, ताकि उसको आगे आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके, ओके। अगर आप लोगों ने अभी प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठाकर देखे होंगे तो बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन बने, और वो ऐसे बने जो कि रियल टाइम में आप लोग न्यूज में उनको पढ़ते हो। तो वहां से प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, पेरोल डे कैन नॉट बी काउंटेड एज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये खुद टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर बातें बोली गई है। समझते हैं कि पेरोल बोला गया है और दूसरा यहां पर एक और शब्द सॉरी जिसको बोलते हैं फॉलो, ठीक है। तो दोनों के दोनों शब्द आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए, इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर पेरोल के बारे में बात करें तो ये क्या है, ये एक तरीके से ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रिजनर को क्या किया जाता है, उसको बेसिकली रिलीज किया जाता है विद द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, कि ठीक है कि हाँ इस तरीके से ना आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ठीक है पेरोल पर आया छूटकर यहाँ पर, ऐसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा। पर लेकिन ऐसा नहीं कि वो जाकर उद्ढंग मचा दे वहां पर जहां पर भी हो जा रहा है। तो पेरोल कोई अधिकार नहीं है कि हाँ आप लोगों का अधिकार है। कई बार क्या हो गया कि जैसे इंसान के स्पेसिफिक रीजन रहता है पेरोल पर आया, कि घर में किसी की डेथ हो गई है, क्रियाक्रम कंप्लीट करने, या किसी ऐसे की शादी है जो कि बिल्कुल एक तरीके से ना कोई बाप है तो उसकी बेटी की शादी है, तो वहां पर एक तरीके से एक ह्यूमन एक टच देने के लिए आप लोग बोल सकते हैं ह्यूमैनिटी वाला, उसके लिए यहाँ पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। पर लेकिन डिनाई किया जा सकता है क्योंकि ये कोई अधिकार नहीं है कि इंसान का अधिकार है कि उसको मिलेगा ही मिलेगा और ये उसको प्रोवाइड कराना ही कराना है।
तो ये हो गया पेरोल। तो पेरोल एक सिस्टम है रिलीज करने के लिए प्रिजनर विद द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। तो ये है, पर लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि वो आगे चलकर सोसाइटी के इंटरेस्ट में रहे, ऐसा नहीं कि वो जाकर सोसाइटी में हुड़दंग मचा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात। जो शब्द यहां पर फर्लो यूज किया गया है ये काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको एक तरीके से राइट फॉर द प्रिजनर यानी कि उसका अधिकार की तरीके से यहां पर देखा जा रहा है, जबकि इसमें बोला था कि अधिकार नहीं है। यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज मैं आप लोगों को यहां पर बताने जा रहा हूं। बोला गया कि फर्लो भी बिल्कुल पेरोल जैसा ही है, पर लेकिन कुछ सिग्निफिकेंस डिफरेंस है इसके अंदर में। जैसे कि एक इंसान है जिसको मान लीजिए 25-30 साल की सजा दे दी है, और 25-30 साल की सजा के अंदर में उस इंसान ने रेगुलरली एक सिस्टमेटिक में अच्छा बिहेवियर किया है वहां पर, तो क्या किया जाता है, उसके सेंटेंस को रिमिशन करने की बात यहां पर की जाती है। और इसके चलते यहां पर इसको बोलता है कि ये उसका अधिकार है प्रिजनर का। ठीक है, तो पेरोल और फर्लो जो है वो दोनों कवर किए जाते हैं प्रिजनर एक्ट 1894 के अंदर में। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा। यानी कि पेरोल को अधिकार के तरीके से नहीं देखा जाता है, पर लेकिन फर्लो को अधिकार के तरीके से देखा जाता है कि लंबे समय तक वो इंसान अच्छा एक बिहेवियर कर रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसके सेंटेंस को कम कर देना चाहिए। तो ये एक तरीके से मैटर ऑफ राइट के तरीके से देखा जा रहा है जो पर्टिकुलर जेल के अंदर में बंद है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, और माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर। ठीक है, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट जो है 2023 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो रिपोर्ट के बारे में, इंडेक्सेस के बारे में क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो CSC DTE के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, और इसी के साथ में डाउन टू अर्थ जो मैगजीन होती है उनके द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है हमारे देश के अंदर में, जो कि इन्वायरमेंट के बारे में बात बताती है। एनुअल रिपोर्ट है, यानी कि हर साल प्रस्तुत करती है, जैसे क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री टू वाटर यूज, प्लास्टिक, फॉरेस्ट या बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर इस तरीके से ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अभी भी एक ऐसा ही टॉपिक है आप लोगों के सामने जो कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। तो कुछ की इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बताए जा रहे हैं एक तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहले बोला गया कि अगर बात करें देश के अंदर में, यानी कि इंडिया के अंदर में, क्योंकि हमारे बेसिकली कंट्री के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है, बोला गया कि 30,000 के करीब जो वाटर बॉडीज थी वो एनक्रोच की जा चुकी है, यानी कि एक तरीके से खत्म हो चुकी हैं, उनका अतिक्रमण हो चुका है ये देश के अंदर में। तो ये काफी सोचने वाली बात है। इंडिया जो है वो 1,50,000 टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हर दिन जनरेट कर रहा है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब बोलते हैं ना कि दिल्ली के अंदर घूमने आते हो तो भाई साहब पहाड़ी इलाका भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो दिल्ली में भी पहाड़ियां हैं, तो उसके ऊपर आप लोग देख सकते हो कि कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। तो क्यों है, क्योंकि इतना सारा वेस्ट जो है वहां पर रहने वाले लोग जो है वो जनरेट कर रहे हैं। 4 ईयर और 11 बेसिकली मतलब 4 ईयर और 11 मंथ जो है वो एवरेज ड्यूरेशन है लाइफ लॉस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन इन इंडिया। यानी कि ये भी एक दिक्कत देखने को मिल रही है जिसकी वजह से जीवन की जो औसत हानि होती जा रही है, यानी कि एक लाइफ लॉस जो होता जा रहा है पोल्यूशन की वजह से इंसान का, ये बोला गया है। गांव वाले एरिया में अगर देखा जाए एयर पोल्यूशन की वजह से अगर हेल्थ के बारे में बात करें एज कम्पेयर टू शहरों वाले एरिया में, तो ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी, यानी कि शहर में ज़्यादा लोगों को फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांव वाले एरिया में 35% मोर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आप लोगों को देखने को मिले, इसके बारे में बात की जा रही है। इन्वायरमेंटल क्राइम कंटिन्यू है, जिसके बारे में कोई ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करता है। ये बोला जा रहा है कि 245 केस जो हैं वो एवरी डे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके ऊपर फोकस देना है, एवरी डे क्लियर द बैकलॉग, यानी कि एक तरीके से डिसाइड किया जाए तो तब यहाँ पर जाकर चीज़ें क्लियर होंगी। मतलब एक तरीके से ढंग से फोकस नहीं दिया जा रहा है, उसके बारे में चीज़ें बता रही है, कुछ कर भी रहे हैं तो कितना करने का। तो बोला जा रहा है कि इसके बारे में ये चीज़ें हैं। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का अगर बात करें तो यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर देखने को मिले 271 दिन। ठीक है, जो कि यहाँ पर इसकी वजह से लगभग 3,000 के करीब लोगों की जान चलेगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट को लेकर बहुत सारी पॉलिसीज हैं, अर्जेंसीज हैं, पर लेकिन क्या उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं? आप लोगों को लगता है कि प्लास्टिक यूज नहीं हो रहा है देश के अंदर में? अगर देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इसी के साथ में एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को यूज कर रहे हैं, फार्मिंग मेथड क्या क्या चल रहे हैं, उसके बारे में इनके द्वारा बात बताई। पास्ट 5 ईयर का यहाँ पर एक तरीके से एनालिसिस किया गया, यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बातें की गई। तो हमारी रैंक जो है वो स्लिप होती जा रही है, यानी कि अच्छी नहीं है। 121 2022 में यहाँ पर बोलेगी ग्लोबल रैंकिंग यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, तो इसमें काम करना और ज़्यादा जरूरी है। तो ये देखिए, तो बेसिक पॉइंट है, इसके अंदर में हो सकता है स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछें, पर लेकिन रिपोर्ट क्या है और किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, ये एटलीस्ट एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पता ही पता होना चाहिए। ठीक है,
तो बेसिक है और इंटरेस्टिंग भी है, तो कंफ्यूजन आना नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन दूर रखना है। आगे बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी आप लोगों के बनने के चांसेस हो जाते हैं। कई सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसी के बारे में बात कर रहा हूं। बात की जा रही है किसके बारे में, स्कीम के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर समझेंगे इसके बारे में, स्माइल यानी कि मुस्कान स्कीम के बारे में, और इसी के साथ में श्रेष्ठ यानी कहते हैं उच्च दर्जे का इंसान, तो इनके फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन एंड स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया, तो ये डायरेक्ट आप लोगों को अगर इसकी फुल फॉर्म पता रहेगी तो आप लोगों को ये अंदाजा कम से कम एटलीस्ट लग जाएगा कि यार ये ना एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, यानी कि एक स्कीम तो है एजुकेशन के बारे में और दूसरी स्कीम है यहाँ पर एक तरीके सपोर्ट प्रोवाइड कराना अगर कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा यहाँ पर ये स्कीम आप लोगों को देखने को मिल रही है और खुद स्वयं अपने आप पीआईबी के द्वारा कवर किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। समझते हैं यहां पर क्या क्या मुद्दा है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है दो स्कीम, एक हो गई श्रेष्ठ और एक हो गई स्माइल। श्रेष्ठ स्कीम जो है वो फाइनेंशियल प्रोवाइड करा रही है एनजीओ को, ताकि एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है वो ढंग से लेकर चले जा सके उन बच्चों के लिए जो कि एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनको रेजिडेंशियल स्कूल की फैसिलिटी रहे, नॉन रेजिडेंशियल या हॉस्टल बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर, क्योंकि अक्सर इंसान जो है वो अपनी एजुकेशन पर फोकस नहीं दे पाता है गरीबी के कारण। तो अगर यहाँ पर मिनिस्ट्री खुद सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी तो एटलीस्ट वो अपनी जिंदगी को थोड़ा सुधार पाएंगे, उसके ऊपर फोकस यहाँ पर दिया जा रहा है। स्कीम जो है न्यू कंपोनेंट नई चीजें लेकर इसमें ऐड की जा रही है ताकि क्वालिटी जो है रेजिडेंशियल स्कूल की वो सुधारी जा सके, ठीक है। मेरिटोरियस जो भी एक अच्छे स्टूडेंट है खासकर एससी कैटेगरी में भी टॉप क्लास रेजिडेंशियल स्कूल की प्रोवाइड की जा रही है, और इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, एनटीए, ये एक नई एजेंसी बनाई गई थी अभी इन सब चीजों को सही डायरेक्शन में लेकर चलने के लिए। इसी के साथ में जो स्माइल स्कीम है वो सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी कोई इंडिविजुअल अकेला इंसान है ये एक तरीके से यहाँ पर, ताकि उसकी जिंदगी रोजी रोटी चलती रहे, या फिर कोई भी ऐसी बिजनेस है जो कि एक तरीके से पर्टिकुलर अगर बात करें तो ये एक तरीके से पर्टिकुलर सिस्टम पर फोकस देने की बात की जा रही है। डज नॉट स्पेसिफिकली कवर द पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली कवर करे, पर हाँ एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी का होना चाहिए इंसान, कि ज्यादा ऐसा नहीं कि अच्छे लेवल पर काम कर रहा है और उसको यहाँ से सपोर्ट मिलेगी, यानी कि ऐसा जिसकी जिंदगी ढंग से नहीं चल रही है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करेगी ये पर्टिकुलर स्कीम। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्कीम की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है ये आप लोगों को बतानी है, और नेक्स्ट यहां पर इनका पर्पज क्या है ये पता होना चाहिए। तीन चीजें अगर आप लोगों के माइंड में क्लियर है तो आप लोगों के लिए स्कीम का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो बेसिक पर लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट जो है 2023 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो रिपोर्ट के बारे में, इंडेक्सेस के बारे में क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो CSC DTE के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, और इसी के साथ में डाउन टू अर्थ जो मैगजीन होती है उनके द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है हमारे देश के अंदर में, जो कि इन्वायरमेंट के बारे में बात बताती है। एनुअल रिपोर्ट है, यानी कि हर साल प्रस्तुत करती है, जैसे क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री टू वाटर यूज, प्लास्टिक, फॉरेस्ट या बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर इस तरीके से ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अभी भी एक ऐसा ही टॉपिक है आप लोगों के सामने जो कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। तो कुछ की इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बताए जा रहे हैं एक तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे पहले बोला गया कि अगर बात करें देश के अंदर में यानी कि इंडिया के अंदर में, क्योंकि हमारे बेसिकली कंट्री के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है, बोला गया कि 30,000 के करीब जो वाटर बॉडीज थी वो एनक्रोच की जा चुकी है, यानी कि एक तरीके से खत्म हो चुकी हैं, उनका अतिक्रमण हो चुका है ये देश के अंदर में। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। इंडिया जो है वो 1,50,000 टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हर दिन जनरेट कर रहा है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब बोलते हैं ना कि दिल्ली के अंदर घूमने आते हो तो भाई साहब पहाड़ी इलाका भी आप लोगों को देखने को मिलता है, तो दिल्ली में भी पहाड़ियाँ हैं, तो उसके ऊपर आप लोग देख सकते हो कि कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। तो क्यों है? क्योंकि इतना सारा वेस्ट जो है वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। 4 ईयर और 11 बेसिकली मतलब 4 ईयर और 11 मंथ जो है वो एवरेज ड्यूरेशन है लाइफ लॉस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि ये भी एक दिक्कत देखने को मिल रही है जिसकी वजह से जीवन की जो औसत हानि होती जा रही है, यानी कि एक लाइफ लॉस जो होता जा रहा है पोल्यूशन की वजह से इंसान का, ये बोला गया है। गांव वाले एरिया में अगर देखा जाए एयर पोल्यूशन की वजह से अगर हेल्थ के बारे में बात करें एज कम्पेयर टू शहरों वाले एरिया में तो ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी, यानी कि शहर में ज़्यादा लोगों को फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलती है, ठीक है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांव वाले एरिया में 35% मोर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आप लोगों को देखने को मिले, इसके बारे में बात की जा रही है। इन्वायरमेंटल क्राइम कंटिन्यू है, जिसके बारे में कोई ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करता है। ये बोला जा रहा है कि 245 केस जो हैं वो एवरी डे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके ऊपर फोकस देना है, एवरी डे क्लियर द बैकलॉग, यानी कि एक तरीके से डिसाइड किया जाए तो तब यहाँ पर जाकर चीज़ें क्लियर होंगी। मतलब एक तरीके से ढंग से फोकस नहीं दिया जा रहा है, उसके बारे में चीज़ें बता रही है, कुछ कर भी रहे हैं तो कितना कर रहे हैं काम। तो बोला जा रहा है कि इसके बारे में ये चीज़ें हैं। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का अगर बात करें तो यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर देखने को मिले 271 दिन, ठीक है, जो कि यहाँ पर इसकी वजह से लगभग 3000 के करीब लोगों की जान चलेगी, ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट को लेकर बहुत सारी पॉलिसीज हैं, अर्जेंसीज हैं, पर लेकिन क्या उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं? आप लोगों को लगता है कि प्लास्टिक यूज नहीं हो रहा है देश के अंदर में? अगर देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इसी के साथ में एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, फार्मिंग मेथड क्या क्या चल रहे हैं, उसके बारे में इनके द्वारा बात बताई। पास्ट 5 ईयर का यहाँ पर एक तरीके से एनालिसिस किया गया, यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बातें की गई। तो हमारी रैंक जो है वो स्लिप होती जा रही है, यानी कि अच्छी नहीं है। 121 2022 में यहाँ पर बोली गई ग्लोबल रैंकिंग यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, तो इसमें काम करना और ज़्यादा जरूरी है। तो ये देखिए, तो बेसिक पॉइंट है, इसके अंदर में हो सकता है स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछें, पर लेकिन रिपोर्ट क्या है और किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, ये एटलीस्ट एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पता ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक है और इंटरेस्टिंग भी है, तो कंफ्यूजन आना नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन दूर रखना है। आगे बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों के बनने के चांसेस हो जाते हैं। कई सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। बात की जा रही है किसके बारे में? स्कीम के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर समझेंगे इसके बारे में, स्माइल यानी कि मुस्कान स्कीम के बारे में, और इसी के साथ में श्रेष्ठ यानी कहते हैं उच्च दर्जे का इंसान, तो इनके फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन एंड स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया, तो ये डायरेक्ट आप लोगों को अगर इसकी फुल फॉर्म पता रहेगी तो आप लोगों को ये अंदाजा कम से कम एटलीस्ट लग जाएगा कि यार ये ना एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, यानी कि एक स्कीम तो है एजुकेशन के बारे में और दूसरी स्कीम है यहाँ पर एक तरीके सपोर्ट प्रोवाइड कराना अगर कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा यहाँ पर ये स्कीम आप लोगों को देखने को मिल रही है और खुद स्वयं अपने आप पीआईबी के द्वारा कवर किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। समझते हैं यहाँ पर क्या क्या मुद्दा है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है 2 स्कीम, एक हो गई श्रेष्ठ और एक हो गई स्माइल। श्रेष्ठ स्कीम जो है वो फाइनेंशियल प्रोवाइड करा रही है एनजीओ को, ताकि एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है वो ढंग से लेकर चले जा सके उन बच्चों के लिए जो कि एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनको रेजिडेंशियल स्कूल की फैसिलिटी रहे, नॉन रेजिडेंशियल या हॉस्टल बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर, क्योंकि अक्सर इंसान जो है वो अपनी एजुकेशन पर फोकस नहीं दे पाता है गरीबी के कारण। तो अगर यहाँ पर मिनिस्ट्री खुद सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी तो एटलीस्ट वो अपनी जिंदगी को थोड़ा सुधार पाएंगे, उसके ऊपर फोकस यहाँ पर दिया जा रहा है। स्कीम जो है न्यू कंपोनेंट, नई चीजें लेकर इसमें ऐड की जा रही है ताकि क्वालिटी जो है रेजिडेंशियल स्कूल की वो सुधारी जा सके, ठीक है। मेरिटोरियस जो भी एक अच्छे स्टूडेंट है खासकर एससी कैटेगरी में भी टॉप क्लास रेजिडेंशियल स्कूल की प्रोवाइड की जा रही है और इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, एनटीए, ये एक नई एजेंसी बनाई गई थी अभी इन सब चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चलने के लिए। इसी के साथ में जो स्माइल स्कीम है वो सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, कोई इंडिविजुअल अकेला इंसान है ये एक तरीके से यहाँ पर, ताकि उसकी ज़िंदगी रोजी रोटी चलती रहे, या फिर कोई भी ऐसी बिजनेस है जो कि एक तरीके से पर्टिकुलर अगर बात करें तो ये एक तरीके से पर्टिकुलर सिस्टम पर फोकस देने की बात की जा रही है। डज नॉट स्पेसिफिकली कवर द पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली कवर करे, पर हाँ एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी का होना चाहिए इंसान, कि ज़्यादा ऐसा नहीं कि अच्छे लेवल पर काम कर रहा है और उसको यहाँ से सपोर्ट मिलेगी, यानी कि ऐसा जिसकी ज़िंदगी ढंग से नहीं चल रही है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करेगी ये पर्टिकुलर स्कीम। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्कीम की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है, स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है ये आप लोग को बतानी है, और नेक्स्ट यहाँ पर इनका पर्पज क्या है ये पता होना चाहिए। 3 चीजें अगर आप लोगों के माइंड में क्लियर है तो आप लोगों के लिए स्कीम का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो बेसिक पर लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हमारा एक मिशन है जो कि स्पेस में लोगों को भेजेगा, उसका नाम क्या है, उसके लिए लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसे से आप लोग सेमेस्टर नहीं, आप लोग जब बीटेक वगैरह करते हो पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर, तो ऐसे यहाँ पर इनकी पढ़ाई हो रही है गगनयान मिशन के लिए। तो 4 जो यहाँ पर फर्स्ट जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है वो प्रोग्राम है हमारा, उसके लिए 4 एस्ट्रोनॉमर जो है उनको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है कि एक फ्लाइट में यहाँ पर भेजा जाएगा।
ये आने वाले टाइम में हमारा खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की प्रक्रिया आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्टिंग है, यहाँ पर हमको रुकना नहीं है, बहुत आगे जाना है। जैसे चाइना अपना स्पेस स्टेशन लेकर अभी बेसिकली चल रहा है, ऐसे ही हम भी आने वाले टाइम में अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, तो उसकी तरफ को ये पहला कदम आप लोग बोल सकते हो हमारे देश का, ठीक है। तो ये आप लोग आगे और भी अच्छे लेवल पर चीज़ों को डेवलप होते हुए यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो अंतरिक्ष में इंसान का कदम इंडिया की साइड से, तो फर्स्ट ह्यूमन मिशन है जो यहाँ पर ये स्पेस का, जिसको गगनयान बोला गया हमारे देश का। सेकंड, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है वो गांधीनगर में, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर कई बार मीटिंग के बारे में पूछाते हैं। फर्स्ट दिल्ली धर्मशाला, ये इंडिगो फ्लाइट जो है वो फ्लैग ऑफ की गई है फेज 2 के लिए, ताकि धर्मशाला एक्स जो एयरपोर्ट है, देखिए क्या होता है अभी हमारे देश में उड़े देश का आम नागरिक के तहत में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट की जा रही हैं, ठीक है। तो अभी चीज़ें स्टार्ट की जा रही है तो इससे फायदा क्या हो रहा है कि कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो उसमें अभी यहाँ पर चीज़ों को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। G20 जो है यहाँ पर, उसके बारे में बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की समिट अभी यहाँ पर विशाखापत्तनम के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल रही, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील को चेयरपर्सन है। यानी कि वैसे तो G20 हमारे हाथ में है, पर लेकिन ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जो है उनके द्वारा भी एज ए को चेयर के तरीके से उनको देखा गया, यानी कि सह अध्यक्ष, तो ये मिलकर पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर बिल्किस बानो केस के बारे में आप लोगों को पता ही यहाँ पर कि अभी जो उसके रेपिस्ट थे उनको छोड़ा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट को और सेंटर को बिल्किस बानो के केस को लेकर। तो अभी यहाँ से एक नया एंगल आ गया इस केस में, आगे फिर से न्यूज़ में होगा, तो इसके बारे में कई सारी बातें जानने को मिलेगी। 2002 के दंगों के टाइम पर एक मुस्लिम महिला का रेप किया गया था उस टाइम पर, बहुत ही बुरी तरीके से, तो उसकी वजह से यहाँ पर कई सारे लोगों को सजा मिली थी, पर लेकिन उनका जो एक तरीके से सजा है वो माफ़ कर उनको अभी रिसेंटली छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से केस सामने निकल कर आया था, ठीक है। सेकंड फेज बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे जो है उसकी बात की जा रही है, और ये 15 तारीख से स्टार्ट होगा, जिसमें यहाँ पर चीज़ों को लेकर चला जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं जो हमारी जनगणना है, जिनके सेंसस है, उसी के साथ में यहाँ पर लोकल एरिया पर कास्ट बेस्ड सर्वे आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अभी इसका सेकंड फेज यहाँ पर बोला जा रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा चैट जीपीटी के बारे में बात की जा रही है। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कई सारी चीज़ों के लिए। अभी यहाँ पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा क्या बात की जा रही है कि हत्या के मामले में जमानत का जब विचार करने की बात की गई, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चैट जीपीटी का रुख लिया कि भाई साहब बता दो क्या किया जाए ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज़ में है, हालांकि बस थोड़ा सा याद रखिएगा कि एक सिस्टम है यहाँ पर, किस कंपनी का है चैट जीपीटी, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, तो आप लोगों को बताना है, ठीक है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट के बारे में बोला गया कि 8 वीक का यहाँ पर किसके चलते यहाँ पर एक पर्टिकुलर जिसका नाम है यहाँ पर आमचेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुवाहाटी के अंदर में। आमचेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी बेसिकली गुवाहाटी के अंदर में। रिजर्व फॉरेस्ट भी है यहाँ पर। आप लोग पर्टिकुलर जब किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी जो लोकल इन्फॉर्मेशन होती है उससे आप लोग कई सारी चीज़ें नहीं जानने को मिलती हैं, तो उसके ऊपर जरूर थोड़ा सा फोकस दिया करो, क्योंकि वहाँ से क्या होता है ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग याद रख पाते हो जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो जैसे लोकल चीज़ें आगे यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर ये कुछ पर्टिकुलर एरिया हैं, जो पर्टिकुलर एरिया जब कहाँ पर पाए जाते हैं और वहाँ पर जो न्यूज़ में रहते हैं तो उनको आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस उस पर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है ये इसका नाम है यहाँ पर खानपारा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले इसी एरिया में ये है यहाँ पर अमचांग, ठीक है। इसी एरिया में जाएंगे तो आप लोगों को साउथ अमचांग, तो कहाँ की बात की जा रही है, ये नॉर्थ ईस्ट की बात की जा रही है। गुवाहाटी के आसपास में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को चीज़ देखने को मिलेगी और ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ में कनेक्टेड है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं सामने निकलकर तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर एक रिजर्व फॉरेस्ट भी है मेघालय के अंदर में, उसका भी नाम लिया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है यहाँ पर इसका नाम है यहाँ पर माराड कोलडोला, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके से माराड कोलडोला तो एक तरीके से रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर लोकेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ये आप लोगों को कहाँ पर, मेघालय के अंदर में। तो इसको लेकर अभी यहाँ पर जब कोई गड़बड़ होती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गाइड किया था कि भाई साहब क्या क्या दिक्कतें चल रही है, कहाँ से कितना एरिया कहाँ पर आता है उसके बारे में बताओ, तो न्यूज़ में है ये, ठीक है। मतलब कहने का ये कि कन्फ्यूजन आना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये कल्चर से रिलेटिव पोर्शन है, किसके बारे में, बीएमसी के बारे में बात की जा रही है। बीएमसी मतलब इसको आप लोग नॉर्मली आप लोगों ने इसका नाम कई बार मूवीज में भी इसका आ जाता है, कई बार ना केसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मन मुंबई जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो ये बीएमसी रिसेंटली अभी यहाँ पर किसकी वजह से न्यूज़ में है,
कि बीएमसी के द्वारा रिसेंटली डिमोलिश किया गया 250 स्लम्स, ठीक है। उनको बोला गया कि एनक्रोच कर रहे थे, इनके गलत तरीके से यहाँ पर बनाया गया था। कहाँ पर? यह है महिम फोर्ट। तो इसके चलते यहाँ पर एक तरीके से सुटेबल है कि उनके लिए रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चला जाए, तो ये इसके बारे में बात की जा रही है। तो जो यहाँ पर महिम जो है मुंबई के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है। तो महिम का किला, ठीक है। तो जो फोर्ट है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है जब न्यूज़ में आ गया कि इसके आसपास हम लोगों ने अभी ये चीज़ें तोड़ी हैं, तो इसके लिए आप लोगों से क्वेश्चन ही बन सकता है। तो यहाँ पर महाराजा जिनका नाम था यहाँ पर प्रतिबिंब, उनके द्वारा ये बेसिकली बनाया गया था राजपूत डायनेस्टी के द्वारा 11वीं सेंचुरी में। तो हिस्ट्री क्या है यहाँ पर 1516 के करीब में यहाँ पर पुर्तगीज कमांडर थे। देखो पुर्तगीज, आप लोगों को ये बात याद रखेगा, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के द्वारा ही रूल किया गया, पुर्तगाली और फ्रांस भी यहाँ पर देखने को मिला करते थे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पर ब्रिटिश लिख देता तो कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था डोम जाओ डेमोने, ठीक है। तो डोम जाओ डेमोने, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनके द्वारा 1516 की बात की जा रही है, एंटर किया गया महिम क्रीक के अंदर में और डिफीट किया गया जो यहाँ पर कमांडर थे ऑफ द महिम फोर्ट, ठीक है। और 1661 में जो पुर्तगीज थे उनके द्वारा यहाँ पर चीजें कंट्रोल में ले ली और फिर यहाँ पर डोवरी के तौर पर इसको इंग्लैंड को बेसिकली ने, इंटरेस्टिंग चीज मुझे क्या लगती है, माल हमारा तुमने हमसे लूटा और किसी और को दहेज में दे दिया, ये सही तरीका है। तो डोवरी के तौर पर चार्ल्स II इंग्लैंड को पकड़ा दिया इन्होंने उठाकर। ये अगर बात करें आज की डेट में यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलकर हालांकि ये मॉडिफाइड किया गया इसकी स्ट्रक्चर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो कि मैंने पॉलिटी में काफ़ी तसल्ली में आप लोगों से डिस्कस भी की थी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या हरकतें यहाँ पर चलती हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर। इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ डायरेक्ट न्यूज है यहाँ पर। एक इंपॉर्टेंट टर्म है FSIB, उसके द्वारा रिकमेंड किया गया यहाँ पर सिद्धार्थ मोहंते को कि उसको लाइफ इंश्योरेंस का नया चेयरपर्सन बनाया जाए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC का। अभी जो इंटरेस्टिंग शब्द है यह है FSIB, तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में भी था काफी ज्यादा, इसके बारे में बताता हूँ। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ये गवर्नमेंट की बॉडी है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इससे पहले एक बॉडी बनाई गई थी बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस कर अभी फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बनाया गया, जो कि यहाँ पर एक काम करेगा किस तरीके से जो अपॉइंटमेंट होती है जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर में। तो यहाँ पर अभी LIC के अंदर में जब मैंने बात की तो इसने रिकमेंड किया यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ द ब्यूरो जो है वो करेंटली एक तरीके से कंप्राइज करते हैं सेक्रेटरी और ऑफिसर रहते हैं 4, जिसका पूरा सेक्रेटरीट बनाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर। अमेजन एक्सेलेटर प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है। 50 इंडियन, ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टार्टअप की बात की जा रही है, जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनता है। लोकसभा के द्वारा पास किया गया 45 ट्रिलियन बजट, ये अभी यहाँ पर जो कि बोला गया बिना डिबेट के, तो ये गलत बात है। लोकसभा के अंदर में डिबेट होना चाहिए, पर लेकिन अपोजिशन अलग मुद्दों पर है, गवर्नमेंट अलग मुद्दों पर है, तो दिक्कतें देखने को मिलती हैं इन सब मुद्दों में, ठीक है। कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया 4% हाइक डेयरनेस अलाउंस में, महंगाई भत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए, तो इसीलिए लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हैं अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी मिल जाती है लोगों को, ठीक है। तो ये है स्टेट गवर्नमेंट के कंपेयर में। फर्स्ट मीटिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की G20 प्रेसिडेंसी मुंबई में आप लोगों को देखने को मिली। इंडिया जो है उसकी बेहतरी प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा है, वो आप लोगों को बताइए, तो कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, थोड़ी सी ओके, एक तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ओके। साइंस से रिलेटेड न्यूज़ है। कई सारे बच्चे बोले सर साइंस की न्यूज़ नहीं आती है, आती तो है यार देखा तो करो ध्यान से, कहाँ नहीं रहती है, दूसरे तीसरे दिन डेली साइंस की न्यूज़ आ जाती है, ठीक है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है बताइए, उनके द्वारा एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया। ये कहाँ पर? देवस्थली, कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर में, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो सबसे बड़ी बात है ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है और पहली बार आप लोगों को देखने को मिल रहा है फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, एक्सक्लूसिवली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, इसको बोला गया है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये 5 साल तक यहाँ पर चीजों का एनालिसिस करेगा, उसके बाद में आप लोगों के सामने चीजें निकाल कर लेकर आएगा। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेस जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल साइंस है वो यहाँ पर इसको मेंटेन किए हुए है, तो कुछ ऐसा आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं साइंस एंड टेक के अंदर में इस तरीके से जब करंट में होता है और फर्स्ट टाइम कोई चीज होती है तो उसके ऊपर और फोकस दिया जाता है, ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड के लेवल की कुछ न्यूज़ है। यूएसए की जो मिलिट्री है वो यहाँ पर एयर स्ट्राइक कर रही है सीरिया के ऊपर। ये कभी नहीं चाहते हैं कि चीज़ें जो है सुधरे, इसलिए इनकी बदतमीजी की पराकाष्ठा चलती रहती है। सीरिया के अंदर ये कर रहे हैं किसके अगेंस्ट? ईरान के अगेंस्ट, क्योंकि ईरान की प्रोक्सी रहती है वहाँ पर, कई बार देखने को मिलता है, और ये सीरिया में अपना कंट्रोल चाहते हैं काफ़ी लंबे समय से, तो इनकी हरकतें चलती रहती है।
अमेरिकन जो यहाँ पर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर निकोल, जिनका नाम है पश्चिनियान, ठीक है, तो उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि एक तरीके से, सॉरी अमेरिकन बोलो, अर्मेनियन, ठीक है, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में काफ़ी लंबे समय से लड़ाई चल रही थी, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी की थी। तो अभी यहाँ पर कोशिश की जा रही है शांति बनाए रखने की, तो देखते हैं कितनी शांति यहाँ पर ये रख पाते हैं, ठीक है। 26 लोगों की जान चलेगी, ऐसा नहीं कि अमीर देशों में लोग जो हैं मरते नहीं है यहाँ पर ऐसी चीज़ों से। टोर्नेडो जैसे हमारे एरिया में साइक्लोन बोलते हैं, ऐसे उनके एरिया में टोर्नेडो बोलते हैं। मिसिसिपी यूएसए के अंदर में यहाँ पर दुर्घटना देखने को मिली और इतने सारे लोगों की जान चलेगी। बेसिक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड के बारे में बात करें, ऑब्जर्व किया जा रहा ये अर्थ डे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। थीम क्या थी, देखता हूँ यहाँ तक आते थे, भूल तो नहीं गए बताइए जरा थीम मैंने क्या बताई थी, ठीक है। इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है यहाँ पर पेंसिल पोर्टल। पेंसिल पोर्टल जो है ये बेसिकली इंप्लीमेंट की जा रही है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर द चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर को किस तरीके से लेकर चलना है। चाइल्ड लेबर के बारे में आप लोग याद रखिएगा। इवन संविधान के अंदर भी जब आप लोग जाओगे तो आर्टिकल 24 इसी चीज के बारे में बात करता है, पार्ट 3 के अंदर में चाइल्ड लेबर को कैसे कंट्रोल करना है। चाइल्ड लेबर खासकर हजार्स एरिया में अगर कोई देखने को मिलती है, अलग अलग कानून उसके लिए बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि सेपरेट करना है ऑनलाइन, ताकि इंश्योर किया जा सके इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, ठीक है। चाइल्ड लेबर एक्ट और एक तरीके से यहाँ पर नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम के बारे में बात की जा रही है। पेंसिल पोर्टल जो है यहाँ पर ये वेरियस कंपोनेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे चाइल्ड को ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, कंप्लेंट कॉर्नर हो गया, स्टेट गवर्नमेंट नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, सब इसमें आप लोगों को इंक्लूडेड नजर आते हैं, ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके इसके अंदर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। स्कीम्स जो है कई बार मैं कई सारी कवर कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनसे, ठीक है। पोर्टल कनेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। ऑनलाइन कंप्लेंट की भी फैसिलिटी यहाँ पर इस पोर्टल के अंदर में। तो आप लोग भी अगर लगता है कहीं पर कुछ गलत हो रहा है चाइल्ड लेबर को लेकर, कहीं पर बच्चों को चाइल्ड लेबर एक तरीके से कराई जा रही है, तो आप भी यहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं, आप भी अपना योगदान यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो थोड़ा सा सफल बने। स्पोर्ट की न्यूज जो कि रेगुलर आप लोग कवर की जाती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कजाकिस्तान के अंदर में इंडिया के द्वारा यहाँ पर 2-0 से अभी यहाँ पर ट्राई नेशनल जो इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन टाइटल था वो यहाँ पर जीता गया, तो इंपॉर्टेंट है। एक इंटरेस्टिंग न्यूज है मेसी के बारे में, ये आप लोग याद रखिएगा। 100th इंटरनेशनल गोल यहाँ पर इनके द्वारा डाला गया। अर्जेंटीना के प्लेयर हैं आप लोग। मेसी ने मैसअप कर रखा है चीज़ों को भाई साहब शानदार तरीके से, कोई सामने नहीं आ पाता है। तो मेसी ने बात करें अर्जेंटीना के 100th जो गोल डाले, अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 57वीं बार हैट्रिक लगाई गई इनके द्वारा। समझ रहे हैं कि अपने गेम को कितने लेवल पर इंसान लेकर पहुंच जाता है, तो कुछ ऐसा माहौल देखने को मिलता है। अर्जेंटीना के लिए यहाँ पर लियोन मेसी जो है वो 9वीं हैट्रिक यहाँ पर मारे। टोटल मिलाकर आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यानी कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, तो ये एक अच्छा उदाहरण आप लोगों के लिए होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा इनके बारे में। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो किस डेट में ऑब्जर्व किया जाता है, 20 मार्च, 24 मार्च, 22 मार्च या फिर 26 मार्च, आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है एबल प्राइज के बारे में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ किससे रिलेटेड है, डिस्कस किया था डिटेल में, और पर्सनैलिटी का नाम भी आप लोग को बताना है। G20 रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव जिसको RIIZ बोला गया, ये कॉन्फ्रेंस अभी कहां पर देखने को मिली, आसाम, सिक्किम, उड़ीसा या फिर गुजरात। वनडे टाइप में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे आते हैं आप लोगों से ऐसे। रिपोर्ट का टाइटल है 2020 कंट्री रिपोर्ट ऑन द ह्यूमन राइट प्रैक्टिस, किसके द्वारा पब्लिश की गई, इंडिया, रसिया, फ्रांस या फिर यूएसए के द्वारा, ये बताना है। बड़ा ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के सामने रीजनिंग का, इसको अटेम्प्ट करो, फिर आंसर आप लोगों को बताया जाएगा। देखता हूं कौन कौन सही से अटेम्प्ट करता है। दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं रामसर साइट से, तो यहां पर मैं बात करूंगा आप लोगों से रोपर रामसर साइट। तो कई बार लोकेशन भी न्यूज में रहती है। तो रोपर वेटलैंड कहां पर है, पंजाब के अंदर में है, और ये एक मैन मेड फ्रेश लेक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये याद रखिएगा यहां पर रोपर, ये है बेसिकली रोपर वेटलैंड 1952 के हिसाब से यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये समझ, सॉरी 1952 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। रिवर सतलज के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके यहां पर देख सकते हैं। एग्जैक्ट पंजाब के अंदर में आप लोगों को यहां पर ये चीज देखने को मिलेगी। 1996 में यहां पर डिक्लेयर किया गया इसको आगे चलकर नेशनल इंपोर्टेंस के लिए वेटलैंड, और फिर इसको रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया 2002 के लिए। अगर बात करें इसके अंदर में कई सारे, जैसे टर्टल है, इसी टर्टल, चितारा, इंडिका, ये स्नैक, पाइथन, ये कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो बेसिक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको लेकर आप लोग याद रख सकते हैं।
कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए। रोपर पंजाब एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसलिए बोलता हूँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 24 मार्च को सेलिब्रेट किया था, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। इसके बारे में याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है। 24 मार्च 1982 में यहाँ पर डॉक्टर जिनका नाम था रॉबर्ट कोच, उनके द्वारा अनाउंस किया गया डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस टीबी का बैक्टीरियम, जो 1882 में। तो उसके चलते यहाँ पर ये चीज़ें हम लोगों ने आगे सेलिब्रेट करना स्टार्ट की, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैंने डिस्कस किया था, एबिल प्राइज मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, किसको मिला है उनका नाम आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। पर्सनली न्यूज़ में भी मैंने पूछा था उनका नाम आप लोगों से। G20 की जो मीटिंग है यहाँ पर, ये कहाँ पर देखने को मिली, तो आसाम में। तो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं, तो पूछा जा सकता है डायरेक्ट। तो याद रखिएगा, आसाम के डिब्रूगढ़ रीजन में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिली, ठीक है। रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है और प्रस्तुत की गई यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। तो यहां पर याद रखेगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की गई 2020 कंट्री रिपोर्ट ह्यूमन राइट प्रैक्टिस, जिसमें यहां पर इनके द्वारा लोकल ह्यूमन राइट सिचुएशन इन 198 कंट्रियां बताई गई, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, सबको कवर किया गया, ठीक है। आगे बात करें, दुनिया में ह्यूमन राइट का ठेका लेते हैं ये लोग, ठीक है। आंसर यहां पर इसका क्या है, आंसर इसका ए है। आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर आगे बढ़ना है। दोस्तों आइए अब आप लोगों को अंग्रेजी बनाता हूं, कुछ अंग्रेजी के शब्द सिखाता हूं जो कि आप लोगों को अंग्रेजी बोलने, समझने और इसी के साथ में लिखने में भी हेल्प करेंगे। एक एक शब्द एक एक समझेंगे। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, एपीएफसी में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहला शब्द है यहाँ पर पेस्टिलेंट। इसका मतलब होता है विनाशक, यानी कि एक तरीके से कुछ ऐसा खतरनाक जिसकी वजह से लोगों की जान भी चली जाए, ठीक है। यानी कि नहीं, लीथल है, डेडली है, हार्मफुल है भाई साहब, इससे दूर रहना वरना खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। तो ये शब्द काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा, जब खासकर हथियारों के बारे में भी इस्तेमाल की जाती है चीज़ें कि हाँ ये एक खतरनाक हथियार है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप लोगों ने इस शब्द को सुना होगा। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि यार बैक फायर कर गया, यानी कुछ काम किया और उससे डायरेक्ट जो है बैक फायर हो गया। अलग शब्द है इसके लिए बूमरेंज, ठीक है। तो ये प्रतिक्षेप यानी कि बैक फायर कर जाना, रिवर्स कर जाना, जैसा सोचा था ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ यार, कॉन्सिक्वेंसेस बड़ा खतरनाक हो गया, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये शब्द काफी इंटरेस्टिंग है इसके लिए, जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, डायरेक्ट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो वो भी याद रखिएगा। आप लोगों के सामने सारी चीजें कवर की जाती हैं ताकि अच्छे से आप लोग इसको कवर करें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। अक्सर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि टू डू लिस्ट बना लो मॉर्निंग में, तो एक सूची तैयार करना, ठीक है। तो इम्पैनल्ड बेसिकली एक एनालिस्ट करना चीज़ों को कि हाँ ये चीज़ है, इनको हम लोग लेकर चलेंगे, तो ये आप लोग बोल सकते हैं। शब्द है ग्लूम, एक तरीके से उदास। कई बार नहीं, कई बार अच्छी फीलिंग नहीं आती है, आज तो यार बिल्कुल ना दिन बेकार हो गया, अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो ये शब्द भी आप लोग यूज कर सकते हैं। एनिमेट वर्जन, ये एक तरीके से निंदा करने वाली बात होती है, क्रिटिसाइज करना किसी को एक तरीके से सेंसर करने वाली बात करते हैं। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि यार आप लोगों को ना थोड़ा सा लोगों की निंदा करने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर आप लोग ध्यान दें। दोस्तों जिंदगी में ना हर एक इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम रहती है, पर लेकिन अगर वो उस प्रॉब्लम को लेकर बैठा रहे, रोता रहे, गाता रहे, तो एक तरीके से अपनी ही जिंदगी को और ज्यादा बदतर बना रहा है। पर लेकिन एक इंसान वो है कि इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो अच्छी अच्छी चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, जो चल रहा है बेकार है, पर लेकिन फिर भी अपनी उन चीज़ों को इग्नोर कर आगे बढ़ना। और ये आसान नहीं होता, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, पर लेकिन ये क्वालिटी है इंसान की कि वो यहाँ पर इसके ऊपर अगर फोकस देकर चले, अपनी अच्छी चीज़ों पर फोकस दे, तो बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में कर सकता है। तो ये आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर इंसान जो है अपनी अच्छी चीज़ों को छोड़कर बुरी चीज़ों को फोकस करता रहता है, ज़िंदगी में ये बर्बादी हो गई, ज़िंदगी में वो हो गया। तो यहाँ से आप भी सीख कर आगे बढ़ सकते हैं कि ज़िंदगी में बर्बादी तो सबकी होती है, पर लेकिन उसमें से आबाद क्या कर सकते हैं आप लोग, ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है। और जिस दिन आप लोगों ने ये चीज़ सीखना स्टार्ट कर दी, आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर बेसिकली इसको आप लोग एप्लीकेशन से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अपना सजेशन जरूर देना, वीडियो कैसी लग रही है, फीडबैक आप लोग जरूर देना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए। और क्या क्या टॉपिक आज हमने डिस्कस किए वीडियो के अंदर में, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के एक बार रिवीजन जरूर करना। एटलीस्ट टॉपिक का नाम तो लिखना, पता तो हो कि क्या क्या आप लोगों को याद है, क्या क्या डिस्कस किया। तो देखता हूँ क्या क्या डिस्कस किया, कौन कौन बता पाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखो। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।